कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ जीने आते हैं और कुछ लोग आते हैं ताकि अंधेरे में दबे मासूम चेहरों को रोशनी दे सके। कुछ लोग अपनी सफलता में खोए रहते हैं और कुछ लोग अपनी सारी खुशियां, अपना सारा आराम दूसरों के चेहरों के मुस्कान में खपा देते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी ऐसी ही एक शख्सियत है आज जिनसे मैं बात कर रहा हूं। और बात कर रहा हूं इस दिया सलाई की वजह से। ये उनकी आत्मकथा है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है और इस बहाने हम उनसे रूबरू होंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे। दुनिया इन्हें नोबेल लॉरिएट कहती है, नोबेल विजेता कहती है, लेकिन वो लाखों बच्चे जिन्हें जिन्हों जिनको इन्होंने उस अंधेरी दुनिया से निकाल के रोशनी की राह पर पहुंचाया है, वो आपको क्या कहते हैं? किस तरह देखते हैं वो आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं और यही मेरी पहचान है कि मैं बच्चों का दोस्त हूँ, उन्हीं में से एक हूँ। उनके साथ हंसना, खेलना, खाना, झगड़ना, प्यार करना सब उनके साथ चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो नोबेल लॉरिएट या इस तरह की कोई चीज़ें जानते हैं या मानते हैं। तो मेरा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। दोस्ती का रिश्ता है। तो मैं अगर इस किताब पे चर्चा करने से पहले पूछूं, वो पहला बच्चा जिसको आपने, जहां से आपकी ये शुरुआत हुई थी, उस पहले बच्चे से जिसको उस अंधेरी गली से निकाला था, मैं उस मोची के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं जी। अभी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको आपने कहीं से निकाला था। जी। क्या वो संपर्क में है आपसे? क्योंकि इतना लंबा वक्फा बीत चुका है। दुर्भाग्य से वो संपर्क में नहीं है। पर आपको याद है वो कौन हाँ, था? एकदम, एकदम। वो एक ऐसी घटना है क्या जिसने हुआ न था? केवल मेरे जीवन को बदला बल्कि दुनिया में बदलाव की लहर पैदा की। मैं पहले इंजीनियर था, इसके बाद मुझे लगा कि मैं बच्चों के लिए कुछ और बेहतर करना चाहता हूँ जो हाशिए से बाहर हैं। तो एक पत्रिका शुरू की हमने, संघर्ष जारी रहेगा, दिल्ली में आके। और उसका मकसद था कि जो इसी तरह के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दबे कुचले पिछड़े वर्ग हैं, उनको फोकस किया जाए, क्योंकि वो मुख्य धारा की पत्रकारिता में उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तो एक प्रयोग था, दुस्साहस या साहस कहिए, लेकिन वो चल गई पत्रिका। तो ये 1981 के मार्च के महीने की बात है कि एक बीमार, बूढ़े, लाचार लग रहे व्यक्ति ने हमारे ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। ऑफिस क्या था, वो इससे भी आधा एक बालकनी थी। तो उन सज्जन का नाम था बासल खान। बासल खान रोते हुए मेरे पैर पकड़कर बैठ गया और बहुत बड़े दयनीय भाव में बार बार गुहार लगाता रहा कि मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, मेरी साहबों को बचा लीजिए। उसकी 15 साल की बेटी जो ईंट के भट्टे में गुलामी करते हुए पैदा हुई थी, वहीं बड़ी हुई थी, और भी बच्चे वहाँ पैदा होकर बड़े हुए थे। उस लड़की को वेश्यालय में बेचा जाना था। वेश्यालय के दलाल वहाँ आकर उसका मोल भाव कर रहे थे। उसके शरीर को टटोल टटोल कर ये हिसाब लगा रहे थे कि कितने में ये खरीदी जाएगी। तो पिता जब ये बात सुना रहा था, तो छोटी सी बात को कहने में भी एक पिता को बहुत मुश्किल और बहुत वक्त लगा, आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये मेरी बेटी या मेरी बहन होती तो मैं क्या करता। केवल लिख के ही काम नहीं चलाता, मैं सब कुछ कर डालता कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी छूट जाए और इस नरक से बच पाए। मैंने बासल खान को कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और बेटी को छुड़ाऊँगा। वो बोला बहुत ख़तरनाक हालत है, वहाँ पर बंदूक वाले लोग हैं, ये वो। लेकिन मैंने कहा जाएंगे हम, और कुछ मित्रों को तैयार किया। मेरी पत्नी से मैंने कुछ निवेदन किया, बल्कि वो तो खुद ही आगे बढ़ के उन्होंने मदद की कि अपने गहने गिरवी रख दें और कुछ धन का इंतज़ाम करें, क्योंकि यहाँ से पंजाब जाना था हमें, सरहिंद एक जगह वहाँ पर, और वहाँ पर ये सब कार्रवाई करनी थी। और न केवल वो परिवार था, बल्कि वहाँ बहुत सारे परिवार थे, 36 लोग थे,
स्त्री पुरुष बच्चे मिलाकर। तो हम गए वहाँ कुछ मित्रों के साथ, हमारी पिटाई हुई, बासल खान को उन्होंने पकड़ लिया, मारपीट की और रोक लिया। हम नंगे पांव फटे हाल वहाँ से निकले किसी तरह। ट्रक वहीं छूट गया जिस ट्रक को हम किराए पे लेके गए थे। लेकिन मुझे लगा कि हमारे आज़ाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, कोई कानून कायदा ज़रूर होगा। तो मैं तो वकील था नहीं, लेकिन कुछ वकीलों से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हम इसमें मदद कर सकते हैं। तो एक अंग्रेज़ों के ज़माने का प्रावधान हैबियस कॉर्पस चला जा जी। रहा था। तो हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत एक मामला यहाँ दर्ज किया गया दिल्ली में हाई कोर्ट में, और उनको स्वीकार कर लिया गया उस बात को। और कुछ दिनों के अंदर ही पंजाब सरकार को नोटिस मिला और वो उन सब बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, आदमियों को लेकर दिल्ली आए, कोर्ट के सामने पेश किए गए और उन सबको आज़ादी मिली। बंधुआ मजदूरी से। बंधुआ मजदूरी से आज़ादी मिली, क्योंकि ये वासल खान और उसके परिवार और दूसरे परिवारों को अलीगढ़ के पास के किसी गांव से 17 साल पहले, उस घटना के 17 साल पहले चुरा के, बहला फुसला के, किसी तरह बहानेबाजी करके ले जाया गया था। और तब से वो वहाँ पर बंधुआ बने हुए थे सभी लोग। तो ना वो छूट सकते थे, ना उनके बच्चे जो वहाँ पैदा हुए छूट सकते थे। लेकिन संजीव भाई, आप यकीन मानिए कि जब हम उनको हाई कोर्ट से छुड़ा के अपने उस छोटे से बालकनी के दफ्तर में मंडी हाउस के पास लेके आ रहे थे, पैदल ही चल रहे थे, ज़्यादा दूर का रास्ता है, तो वो बच्चे उछल रहे थे जैसे बंदरों को कोई बांध दे और एकदम खोल दे तो समझ नहीं आएगा उनका क्या हो रहा है, या मेढकों को एक बाल्टी में रख दे और खोल दे तो उछलेंगे। उछल रहे, गाड़ियाँ हॉन्क कर रही हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी उस समय, लेकिन सब भौंपू बज रहे हैं और बच्चे कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, उनकी तो आज़ादी को समझ रहे थे, दरअसल उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं थी, समझने की कोशिश कर रहे थे, और माएँ उसको गले लगा के रो रही थी फूट फूट कर। तो जिन माँओं के चेहरे से खुशी के, आज़ादी के पहले आंसू निकले, मुझे लगा कि यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही ईश्वर है। अगर ईश्वर इनके चेहरों में नहीं है तो फिर कहाँ है? तो फिर मेरे लिए तो एक तरीके से समझिए कि एक द मोमेंट ऑफ ट्रुथ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो था। ईश्वरी वो एक आदेश था आपके लिए कि इस रास्ते पर चलना है। जी, उसने ही मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन ये कम से कम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में, इतिहास में ये पहली घटना है कि जब किसी व्यक्ति के इस तरह की प्रयास से कुछ गुलाम लोगों को, गुलाम बच्चों को इस तरह छुड़ाया गया हो, आज़ादी मिली हो। इस तरह का कहीं कोई और वाकया कहीं लिखा गया नहीं है। हो सकता है पहले हुए हों, लेकिन कहा जाता है कि ये पहला। तो वासिल खान फिर नहीं मिला? वासिल खान मिलता रहा। ये हमारी बहन 15 साल की थी, साबो, वो आती रही, मुझे राखी बांधने आती रही 3-4 साल तक। यहाँ तक कि वासिल खान उसकी 16 साल की उम्र में शादी कराना चाहता था, तो वो उसने किसी तरह मुझे संपर्क कर लिया कि भैया जी मेरे पिताजी शादी करा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, 18 साल से पहले नहीं होने देंगे। बहुत डांटा मैंने, वासिल खान मान गया निश्चित तौर पर। फिर जब वो लड़का ढूंढा उन्होंने दूसरा, 18 साल 19 साल की उम्र में उस लड़की की, तो वो लड़के को लेके आए, मेरे से फाइनल कराया और इसके बाद शादी हुई। फिर क्या हुआ कि हमारा ऑफिस 2-3 बार लूटा गया, आग लगाई गई, कई तरह की चीज़ें हुई 1981 में, 82 में, 83 में। तो वो सारे कागज़ पत्ते, फाइलें वाइलें सब छिन्न भिन्न हो गई और वो पता ठिकाना भी जाता रहा। अब वो कहीं होंगे आपकी आवाज़ अगर सुन लेंगे, अगर हमारी आवाज़ सुनेंगे तो शादी करने के बाद भी वो आई मेरे पास। लेकिन फिर उसके बच्चे भी हो गए होंगे, बड़े हो गए होंगे, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के हो सकते हैं बच्चे, तो हम जानते नहीं। लेकिन ईश्वर करे, अल्लाह करे। कौन किस रूप में आता है ये पता ही नहीं चलता। वो एक ऐसी दिशा दे गई आपके जीवन को जी, उसका आना हम कभी समझ ही नहीं पाते कि कैसे कौन कहाँ से मिल जाता है। मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि ये ईश्वर का विधान भी विचित्र है। ये जो मिस्ट्री है इसको समझा नहीं जा सकता। परमात्मा शायद हमसे यही काम लेना चाहता था, तो ठीक है, हम कर रहे हैं। तो अब आते हैं दिया सलाई पे। ये आपकी आत्मकथा है, इससे पहले आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्यों, एक तो सबसे पहले दिया सलाई,
इस पे बात करनी होगी, क्योंकि दिया सलाई एक बहुत छोटी सी चीज़ है। एक तीली निकाल के हम उसको जलाते हैं, उसकी लौ बड़ी मध्यम सी होती है, लेकिन चिंगारी होती है, वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, दिया सलाई प्रकाश की अनंत संभावनाओं के सागर से भरी हुई होती है। मैं दो कारण थे। एक तो जिस घर में मैं पैदा हुआ, विदिशा में बड़ा हुआ, स्कूल पढ़ रहा था, तो हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो हम लोग लालटेन जलाते थे। लालटेन में अगर तेल ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, बहुत चिंता रहती थी रात को देर तक पढ़ने में, तो हम वो ढिबरी या चिमनी बना लेते थे। तो दवाई की कांच की उस समय शीशियाँ होती शीशी थी, उसमें छेद तो करके, उसके ढक्कन में छेद करके। ढक्कन में छेद पर करके हमारा किसी भी, दौर एक ऐसा हाँ, दौर था, उस समय बिजली होती बिजली नहीं होती थी, और तो, होती थी तो बहुत जाती हाँ, थी। तो हमारे घरों में मिट्टी सब का तेल डाला मिट्टी का तेल, उसमें, और एक और वो उसको बत्ती सी बना ली, भिगो दी और डाल ऊपर दिया, उसमें निकलती जला है दिया। जल। तो दिया सलाई बार बार जलाते, हर बार दिया सलाई जलानी पड़ती थी। तो दिया सलाई क्षण मात्र में प्रकाशित कर देती थी पूरे कमरे को। मेरे ऊपर कुछ ये भारत के स्वतंत्रता के शहीदों का बहुत गहरा असर था। पढ़ता था मैं उनके बारे में, मेरे परिवार का वातावरण भी इस तरह का था, तो हम लोग पढ़ते थे। तो मुझे लगा कि ये जो शहीद हुए हैं, जो भी भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खां, ये लोग कौन हैं? ये दिया सलाई हैं, जिन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया। उन्होंने आज़ादी की रोशनी खुद नहीं देखी, लेकिन हमारे लिए रोशनी दिखा गए, क्योंकि वो तो दिया सलाई थे, जल के बुझ गए। दिया सलाई का जीवन क्षणिक है, लेकिन वो जो दिया या मोमबत्ती जला देगी, उसका प्रकाश, और उससे कई और दिए और जल सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरे जीवन में जो छुटपुट मैं काम कर पा रहा हूँ, आप कल्पना कीजिए कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा ना हुई होती, तो आप जैसे कुछ जो मैं तो आपको बहुत संजीदा साल से पत्रकार हैं, जानता वही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो तो जानते, लेकिन मेरा आपसे परिचय 1992-93 का है, जब मैंने पहली बार आपके बारे में जाना था जी, कि दिल्ली में ऐसा कोई शख्स है जो बच्चों को बंधुआ मजदूरी से जो है निजात दिलाता है, उनके लिए लड़ाई लड़ता है। और उस वो 93-94 की बात होगी, आपके ऊपर कोई हमला हुआ था उस वक्त जी, भी, तो वहाँ से मैंने आपको जाना था, तो मैं जानता हूँ नोबेल। हाँ वो लेकिन मैं तो अब भी मानता हूँ कि दिया सलाइयों की अलीगढ़ ही की कोई ज़रूरत घटना है। थी शायद, जहाँ तक मुझे कई याद है। घटनाएं हुई हैं ऐसी, पत्थर की खदानों में, ईंट के भट्टों में, सर्कस में एक बड़ी घटना हुई गोंडा में, उत्तर प्रदेश में, जहां जान बची किसी तरह। तो कई बार मैं घायल होके अस्पताल में रहा। मेरा पाँव टूटा हुआ है, एक कंधा बहुत ऊपर नहीं उठा सकता मैं, वो काफ़ी गंभीर चोटें लगी थीं, और ना हमारे पास संसाधन थे, और ना फिर मैंने कोशिश की कि इसका ऑपरेशन कराया जाए उन दिनों। फिर मैंने कहा चलने दो, चलने दो। मैं इसको पढ़ रहा था, पढ़ते हुए आपके स्कूल का जो आपने शुरुआती उसमें लिखा है कि एक मोची के बच्चे की कहानी लिखी है आपने, जब आप स्कूल जा रहे थे और आपने उसको बैठे देखा, वहां वो घटना और उसके बाद ये साबो वाली घटना, दोनों के बीच में काफी लंबा गैप है। मैं चाहूंगा पहले तो आप वो मोची वाली घटना बताएं, जिससे कि पता चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा था, एक छोटे से बच्चे का मन किस तरह चल रहा था, वो हुआ क्या था, एग्जैक्ट मोमेंट उस वक्त जब आपने उसे देखा तो क्या लगा था आपको? मुझे जब स्कूल के पहले दिन ही सीढ़ियों कितने के साल के थे बाहर, आप? 5.5 साल का, और बच्चा भी लगभग उसी उम्र का होगा, मेरी तरह उसकी लंबाई थी, तो मैं सोच रहा था उतनी उम्र का होगा। लेकिन जब मैं अंदर घुसा स्कूल के, तो लगा कि ये बच्चा बाहर क्यों बैठा है? हम सब तो स्कूल जा रहे हैं, हम सबको तो कहा गया है कि भाई आप बड़े हो जाओगे तो स्कूल जाओगे, बड़े मतलब 5-6 साल के हो जाओगे तो मैंने ये बात शिक्षक से पूछी, अपनी माँ से पूछी, और दोस्तों से पूछी। लोगों ने कहा तुम पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, नए दोस्त बनाओ, ये तो सामान्य बात है। लेकिन मैं रोज़ उसको देखता था, तो मुझे बड़ा ये लगता था कि एक तरफ तो कहा जाता है कि सब भगवान की संतानें हैं, ईश्वर ने सबको बनाया है, सब इंसान हैं, ऐसी वैसी बातें, और दूसरी तरफ ये बच्चा हमारे साथ क्यों नहीं है? तो एक दिन हिम्मत करके मैंने उस बच्चे और उसके पिता से पूछ लिया। अब वो
बच्चा तो बहुत सहमा हुआ था, लेकिन पिता तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबूजी, वो बोले, बाबूजी मैंने तो कभी सोचा नहीं, हमारे तो बाप दादे यही काम करते थे, मैं भी बचपन से यही करता हूँ और अब मेरा बेटा कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए बाबूजी, स्कूल जाने के लिए तो आप लोग होते हैं, हम लोग तो यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन आप समझिए कि वो बच्चा हम दोनों की तरफ देख रहा है, मैं उसको भूल नहीं सकता। शायद सूनी थी उसकी आंखें, शायद कुछ जानना चाहता था। बट तब आप ये समझ पाए थे कि वो क्या कह रहे हैं कि हम इसी काम के लिए बने नहीं हैं? समझे, हम नहीं समझे। 5.5 साल के में कुछ क्या कुछ समझ भी में नहीं आता? समझा। मैं तो रोने लगा क्योंकि मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। सब कह रहे थे तो सामान्य बात है। ऐसी कैसी सामान्य बात है, ये गुस्सा मेरे मन में जरूर था। वो गुस्सा भी प्रकट कैसे करता, तो मैं रोने लगा। लेकिन फिर भी मैं देखता रहा उस बच्चे को, कुछ कर नहीं पाया। तो इतना गहरा मुझे उस हादसे का असर हुआ कि उससे मैं छुटकारा नहीं पा सका। उस बच्चे की आंखें जैसे मेरा पीछा कर रही हों, उस पिता कितने की साल लाचारी। देखा आपने वहाँ उसे? मैं चौथी क्लास तक वहाँ पढ़ा, तो समझिए कि 4 साल? 3 साल। 3 साल। 5वीं में आ गया वहाँ से मैं, तो 2.5 साल पढ़ा होगा। मुझे तीसरी क्लास में दाखिल कर लिया था उन लोगों ने, क्योंकि मुझे कुछ लिखना पढ़ना जल्दी आ गया होगा। तो लेकिन तब तक मैंने उसे देखा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद भी नहीं देखा। हमारा छोटा सा शहर था, तो हम गली में से निकलते थे तब भी बच्चा बैठा रहता था। अब क्या कर सकते थे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे 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 करके जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी और लिखी भी, कि जो शिक्षक कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं और बड़े लिखे लोग कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सत्य हो, न्याय संगत हो, वो राइट हो, ये कहना मुश्किल है। अब राइट और रॉन्ग का तो अब बाद में सब समझें, लेकिन ये जरूर मैं समझा कि जो कहा जा रहा है, या तो वो सच है कि हम सब बराबर हैं, ईश्वर की संतान हैं, या ये सच है कि कुछ लोग इसी काम के लिए पैदा होते हैं। तो मुझे लगा कि एक सत्य मैं इसमें ढूंढूंगा। कहीं ना कहीं उस भाषा वो नहीं थी, लेकिन भाव जरूर वही थे। तो फिर मैं और थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ ना कुछ करने लगा। जैसे पुरानी किताबें इकट्ठी की कुछ, कि बच्चे स्कूल छोड़ के मजदूरी करने लग जाते थे। तो मजदूरी वगैरह तो मैं नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि हमारे दोस्त लोग, परिचित बच्चे, वो क्लास क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बुक्स के पैसे नहीं थे, फीस भरने के पैसे नहीं थे। तो छोटी उम्र में ही 11, 12, 15 साल तक ये सब करता रहा मैं, मेरे साथियों के साथ मिलकर, अकेला नहीं। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ लोग शामिल हुए, तो भरोसा और गहरा होता चला गया कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, कोई स्पष्ट लक्ष्य भी नहीं नज़र आता था। माता पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो बन भी गए आप? बन भी गए, पढ़ा भी दिया। वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो वो कुछ माँ को दे दिया, क्योंकि माँ ने भी अपना बहुत संघर्ष किया था और त्याग किया था मेरे लिए, पढ़ाई के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए। तो वो सब चलता रहा। लेकिन जब मैंने ये छोड़ने का फैसला किया, फैसला एक दिन में नहीं हुआ, वो तो तब से ही चला जा रहा है। तो मैंने एक दिन, क्यों ये अंदर से आया कि यार इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, मुझे तो बस बच्चों की सेवा करनी है? वो क्या मोमेंट था? वो मोमेंट कुछ नहीं था, वो धीरे धीरे हुआ, सनय सनय हुआ, वो एक ग्रेजुअली हुआ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई और पढ़ाई के बाद फिर अध्यापन का काम, इंजीनियर होने का काम, उसको करते हुए मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे वही विसंगतियाँ, वही विद्रूप स्थितियाँ समाज की, वही हालत दिख रही थी आसपास। बच्चे और दिखने लगे। पहले तो समझ नहीं आता था, लेकिन जितना बड़े होते रहे, उम्र बढ़ती रही, देखते रहे कि चाय की दुकानों पे बच्चे हैं, छोटे छोटे और कामों लोग में तो बच्चे इंजीनियर लगे। बन के बड़े सपने देखते हैं ना कि इस मल्टीनेशनल में काम करेंगे, विदेश जाएंगे, ये करेंगे। आपके मन में ये ख्याल कैसे आता था? मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा कि सुख सुविधाओं के जीवन में जीऊंगा या शादी भी हो चुकी थी, पत्नी भी थी, और आप नौकरी छोड़ के ये काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन
शादी जब हुई हमारी तो वो संघर्ष, प्रेम संघर्ष ये सब चला। लेकिन मेरी पत्नी जो अब हैं सुमिता जी, वो इस बात को जानती थी और हम लोग खुल के बात कर चुके थे। मेरी चिट्ठियों में भी ये बात साफ होती थी कि ये मुझे इस तरह का जीवन, सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन नहीं जीना है, कुछ अलग करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, ये स्पष्टता इसलिए नहीं थी कि कोई कर भी नहीं रहा था इस पे। तो जब मैं छोड़ के आने लगा तो मेरी माँ तो कई दिनों तक रोई, बहुत पकड़ पकड़ के मेरा हाथ पाँव तक पकड़ लिया कि बेटा अब ये पुराना हमारा घर है, इसको हम, तुम इसमें अनाथालय बना लो, स्कूल बना लो। मेरी चांदी के गहने हैं पिताजी के ज़माने के, उनको थोड़े बहुत बचे हैं, बेच देती हूँ। मेरे भाइयों ने भी कहा कि वो भी कुछ मदद कर सकते हैं एक स्कूल खोलने की। लेकिन मुझे लगा कि मैं स्कूल खोल के, तब तक मैं इतना समझ चुका था कि 100, 200, 500 बच्चों की मदद कर भी दी मैंने जीवन में, 2000, 10,000 की भी कर दी, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। जिन कारणों से ये स्थितियां पैदा होती हैं उनको भी थोड़ा समझने लगा मैं कि समाज में किस तरह की भेदभाव हैं, जात पात है, विषमता है, अशिक्षा है। इस सब के चलते सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो लेकिन करें कैसे ये नहीं मालूम था। साबो को इस बात का, या बासल खान को इस बात का श्रेय दूंगा मैं कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और लक्ष्य भी स्पष्ट होने लगा कि या तो मैं ही रहूँगा या बच्चों की गुलामी रहेगी। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो शुरुआती मुश्किलें तो बहुत होंगी, क्योंकि ना पैसा है, ना कुछ है, ना संसाधन है, और काम एक ऐसा करने चले हैं जिसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जी। कैसे जिंदगी चलती थी, क्या वक्त होता था? परिवार भी है, सब कुछ है, सबकी अपनी उम्मीदें होती हैं। सबसे बड़ा जो सामाजिक व्यवधान था वो एक व्यापक मानसिकता का था कि जब आप किसी बुराई को बुराई ना समझें बल्कि जीवन का एक सामान्य हिस्सा समझ लें तो बड़ा मुश्किल है उसको ये तो हमारा नौकर हाँ, है, ये तो हमारा नौकर है, हमारा काम काम करेगा, हाँ, काम करेगा तो पैसे खाएगा नहीं, भूखों मरेगा, जेब कतरा बन जाएगा और कुछ करेगा, चोरी चकारी करेगा। इसको हक ही क्या है? हाँ, इसको हक क्या है? ये हम तो कम से कम रहम कर रहे हैं, उसको कम रोटी दे रहे हैं। तो ये एक सामान्य भाव था और दूसरे लोगों में भी इस मानसिकता से जूझते हुए मुझे कई साल लग गए और आज भी कहीं कहीं ये देखने को मिलता है भारत में और सारी दुनिया में। तो बहुत बहुत मुश्किल थी उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई। दूसरी मुश्किल निश्चित तौर पर ये थी, शुरू में ही हम समझ गए थे जब बासल खान को छुड़ाने के चक्कर में हमारी पिटाई हुई और भगा दिया गया वहाँ से। तो पैसे भी चले गए घर के, तो पैसे भी गए, घर के गहने चले गए, पैसे की छोड़िए, तो काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन मुझे लगा कि ये लड़ाई आसान नहीं है। ये पहले नहीं समझ में आया कि ये तो माफिया टाइप लोग हैं, ये क्रिमिनल हैं, पुलिस के साथ इनकी मिली भगत है। तो पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है, मिली भगत है उल्टी। सपोर्ट तो और बात थी, लेकिन पुलिस तो साथ में ही आई थी उस समय जब बासल खान को छुड़ाने के लिए हम गए थे, तो पुलिस उस मालिक के साथ आई थी और हमें धक्का मुक्की की और मजदूरों के साथ, बंधुआ मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया, पीटा उन्हें। तो ये तो समझ में आ गया था कि ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन आसान रास्ते पे चलने के लिए तो सभी पैदा होते हैं। हमें अपना रास्ता खुद बनाना था। हमारा रास्ता तो मुश्किल भी नहीं था, बल्कि रास्ता ही नहीं था। तो अब बना रहे थे तो कभी मुश्किल भी बनेगा, कभी अच्छा भी बनेगा। लेकिन जिस वक्त इन बच्चों को छुड़ाया हमने वहाँ से, हाई कोर्ट से, उस वक्त लगा कि जो आनंद इसमें है, मैं बड़ा थोड़ा सा आध्यात्मिक रुचि का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से और बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं, रामायण वगैरह, गीता और दूसरे धर्म ग्रंथ भी, दूसरे धर्मों में भी रुचि रही मेरी, मजहबों में या मतों में, तो किशोरावस्था में भी। तो मोक्ष, मुक्ति, आनंद, ये सब चीज़ें समझता था मैं पढ़ाई लिखाई से। और एक तरफ भारत की आज़ादी का भी एक गर्व था, गौरव था, लेकिन मुक्ति का एहसास, ईश्वर का एहसास, सत्य का एहसास, करुणा का एहसास उस दिन मुझे हुआ। तो मुझे लगा कि अब ये पीछे हटने वाला रास्ता नहीं।
मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को छुड़ाया, आपको शायद नंबर का एहसास है कि नहीं है, कुछ पता है कितने बच्चे आपने अब तक छुड़ाए हैं? ये तो अब गिनना मुश्किल है, लेकिन संगठन के साथियों ने और मैंने मिलकर करीब 1,40,000 बच्चे सीधी कार्रवाई से छुड़वाए। तो देखिए, ये ऐसा काम है कि इसमें हर बच्चे को देख के ही एक अलग ही भाव आता होगा। लेकिन मोस्ट मेमोरेबल, मतलब यादगार, किसी बच्चे ने कुछ कहा हो आपसे मिलके जो आपके साथ ज़हन में रह गया हो, ऐसी कोई बात? बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपने कहा, और बहुत सारी बातें हैं जो मतलब मैं बच्चों ने सुनना करी, चाहूँगा, मेरे लिए वो एक लेकिन ऐसी चीज़ है जो हम कभी जान ही नहीं पाते कि किसी के तो अंदर क्या चल रहा होता है, और जब वो एक अंधकार से निकल के आता है और सामने वो आपको देखता है, वो उसको आपको एक देवदूत की तरह वो देख रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। उसके मनोभाव उस वक़्त क्या होते हैं जब वो क्या कहता है वो? एक घटना सुनाता हूँ मैं। कई साल हो गए अब तो। कहीं से हमको पता लगा कि हरियाणा की पत्थर की खदानों में, भिवानी ज़िले में कुछ परिवार बंधुआ बना के रखे गए हैं। 3 पीढ़ियों से हैं वो वहाँ। एक पीढ़ी को लाया गया, उनके बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए। तीसरी पीढ़ी के बच्चे भी पैदा हो गए, बड़े हो रहे हैं धीरे-धीरे। तो ऐसी कई घटनाएँ पहले हो चुकी थी, कोई नई बात नहीं थी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि जाके छापामार कार्रवाई करेंगे। अनुभव भी हमें था। तो वहाँ की पुलिस और प्रशासन से हमने बात की, तो प्रशासन ने कहा कि ये नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं है, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन एक व्यक्ति ने, वहीं सरकारी अधिकारी ने हमें बताया कि सर, ये हम जान रहे हैं, आपको अखबार वगैरह में पढ़ा है आपके बारे में, आप भला काम कर रहे हो, लेकिन ये जो खदान है, ये बेनामी खदान है यहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे की, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और पूरा परिवार ही एकदम ऐसा ही है, और किसी और के नाम पे है ये खदान, तो आप जा नहीं सकते वहाँ, बहुत ही खतरा है। तो इससे पहले भी मुझ पर 2-4 बार हमले हो चुके थे, तो मुझे लगा कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग एक तैयारी किए जाके, बाद में 5-7 लोग हम गए, 2 कार ले गए, कार पे लिख दिया रणवीर वेड्स गीता, तो फूल वूल चिपका दिए उसके ऊपर, ये सब लगा दिया। तो वो गाड़ी हमारी घूम घामती रही, और एक जगह हम ठहर गए, जैसे कोई शादी में भाग लेने के आ रहे हैं, किसी की शादी हो रही है। कोई रणवीर नहीं था, कोई गीता नहीं थी। तो हम लोग कार्यकर्ता थे, रात को भी घूम रहे थे। 2-4 लोगों ने पूछा कि ये शादी कैसी हो रही है, आप लोग घूम रहे हैं? हमने कहा तैयारी कर रहे हैं, बाहर से आए हैं तैयारी के लिए। तो खैर, किसी को ज़्यादा शक नहीं हुआ। एक रात को हमने पूरा रेकी किया। पता लगा कि सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास, या और पहले कई बार, वो चौकीदार एक ही रहता है रात को वहाँ, दिन में तो काफ़ी लोग रहते हैं। वो अपनी बंदूक लेके पास के गांव में ही घर जाता है, वो शौच आदि करने के लिए, फिर चाय वाय नाश्ता करके आता है 7-8 बजे। तो हमने कहा ये सबसे अच्छा मौका है, तो चले गए हम रात को। ट्रक खड़ा कर, एक ट्रक भी ले गए, क्योंकि उसमें करीब 50-60 लोगों को लाना था हमें, और एक हमारी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, एक मैं खुद चला रहा था। हमेशा मैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान खुद चलाता हूँ, क्योंकि बहुत खतरा रहता है। कई बार ड्राइवर छोड़ के भाग जाते हैं, कई बार उनको डरा दिया जाता है या खरीद लिया जाता है, कई बार डर के कांपने की वजह से वो इधर नहीं उधर चला कुदा पाते देते हैं गाड़ी, तो मैं अपना चलाता हूँ। तो हमने रात को ये किया, सब ऑपरेशन सुबह 5 बजे के आसपास, और लेके आए। तो कुछ छोटे बच्चों को मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया, और तेज़ी से मैं भगा रहा था, क्योंकि इतनी खतरनाक जगह थी कि ज़रा भी खबर लग जाए तो हम शायद बच के भी ना आते। पीछे ट्रक आ रहा था एक, और उसके पीछे हमारी दूसरी गाड़ी। तो कुछ बच्चे मेरे साथ बैठे थे, एकदम ट्रॉमेटाइज थे, जो आपने कहा ना देवदूत समझेंगे, कोई दूत नहीं समझ रहा था, बल्कि वो डरे हुए थे कि ये कोई और चुरा के हमको ले जा रहा है यहाँ से।
तो मैंने उनको थोड़ा ठीक कर ईज करने के लिए कहा कि बेटे कुछ कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन लैंग्वेज का भी फ़र्क था। तो पीछे कुछ केले रखे हुए थे, हम रात में आधी रात तक केले खाते रहे। तो क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते तो वो पकड़े जाने का डर था। तो बच्चों से हमने कहा कि देखो वो पीछे केले रखे हैं, उठा के खाओ, ले आओ, आगे भी बांट दो सबको। तो वो बच्चों ने पीछे 4-5 बच्चे पीछे बैठे थे, बड़ी गाड़ी थी, और 3 बच्चे मेरे साथ थे। तो कोई समझा नहीं कि क्या चीज़ रखी है। फिर मैंने कहा कि देखो ये हरे पीले ये जो हैं कुछ उठाओ, दो उठा के, यही केले। तो उठा के एक पूरा वो जो उसका गुच्छा है वो दे दिया आगे। हमने कहा इसको खाओ, खाओ बेटे, बहुत अच्छा, मीठी चीज़ है। तो एक बच्चे ने देखते से ही कहा कि ये कैसा प्याज है, ऐसा प्याज तो हमने देखा ही नहीं। फिर इधर उधर बच्चों ने देखा, सूंघा, इधर उधर किया कि ये आलू भी नहीं है। तो मैंने समझाया कि केला है, बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट है, खाओ, चखो चखो। तो शायद थोड़ी सी बात मान के दबाव पे वो खाने लगे। अब कुछ ही क्षणों बाद मैंने देखा कि वो बिना छीले केले खा रहे थे। और कुछ उनको आइडिया ही नहीं था, आइडिया पता ही नहीं था कि केला केले जैसी क्या कोई चीज होता होती है। तो वो ठूस रहे हैं मुंह में, फिर नीचे फेंक रहे हैं, कुछ जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं, थोड़ा मीठा लगा होगा या जो भी है, नए तरह का स्वाद था तो नहीं खा पा रहे थे। जब मैंने ये देखा तो मुझे अपनी मूर्खता पर इतना दुख हुआ और अपने आप पे रोना आ गया कि ये केला छिलने और ना छिलने के बीच का फर्क शायद मध्यकालीन समाज की गुलामी से लेके अब के सभ्य समाज तक का फासला है, इतना सा मुझे ऐसा लगा। और मैं एकदम आंसू आ गए मेरे। मैंने अपने आप को संयत किया, गाड़ी में ही चला रहा था और बहुत तेज चला रहा था। तो फिर मैंने छील के सिखाया उनको। मैं अब उसी भाव में डूबा हुआ था, उसी तरह के दुख में, शौक में। तो तभी अचानक किसी ने बड़ी जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा। अब पत्थर तोड़ने वाले हाथ थे, लेकिन थे 7-8 साल की बच्ची का हाथ। तो जोर से उसने हाथ मार के कहा, कौन रे, तू पहले कौन ही आयो? तो राजस्थानी हो गई। हाँ, राजस्थानी थी वो तो। हाँ। वहाँ राजस्थान के परिवार थे जो हाँ। यहाँ हरियाणा में फंसे हुए थे। वो तो पैदा वहीं हुई थी, लेकिन हाँ। परिवार तो वही भाषा बोलते होंगे। तो ये बात उसने पूछी। उसकी माँ, मुझे पता था पहले से ये सब, जब हमने सब रिसर्च की थी, तो कि उसकी माँ के साथ बच्चों के सामने ही दुष्कर्म हुआ, क्योंकि उसके पिता ने भागने की कोशिश की थी। एक दिन रात को बाहर निकल के बताया कि क्या अत्याचार चल रहे हैं वहाँ। तो पिता को जला दिया जलती हुई बीड़ियों से, और माँ के साथ दुष्कर्म किया। उस लड़की का भाई छोटा 4-5 साल का बीमारी से मर गया, लड़की के सामने या उसकी गोद में। तो ये केले की वजह से नहीं, बल्कि जो उसके साथ गुजरा, क्योंकि उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, एक गुस्सा था, एक शिकायत थी, लेकिन एक भरोसा था, इंसानियत पे भरोसा। और मैं सचमुच, मुझे इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया, मैं रोमांचित हो गया, परमात्मा का धन्यवाद दिया कि इस लड़की के माध्यम से अगर उसका मानवता में विश्वास आया है और मेरे से हिम्मत करके सवाल पूछ रही कि तू पहले कौन ही आए हो, तो ये सवाल मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो ईश्वर में, धर्म में, मानवता में, संविधान में, कानून में भरोसा करते। सबके लिए है। हम लोग क्यों नहीं करते कुछ, क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं, क्यों नहीं जा सकते वहाँ? तो मुझे इतना गहरा वो लगा कि उसको मैं देखता हूँ कि अब भी वही हालत है दुनिया की। ये कितने साल पुरानी बात है? ये होगी मेरे ख्याल से 18-20 साल तो हो गए। 20 साल। अभी भी बंधुआ मजदूरी चल रही है देश के हिस्सों में? हाँ, देश के हिस्सों में चल रही है अभी आसपास, भी। दिल्ली के आसपास भी है? दिल्ली के आसपास भी, दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी ट्रैफिक करके लाए जाते हैं बच्चे,
और कहीं चूड़ी बनाने में, कहीं ये अपना लोहे के काम में, ये एम्ब्रॉयडरी के काम में बहुत बच्चे छुड़ाए जाते हैं। वो तो बहुत बाल सारे मजदूरी हो गई। वो बाल मजदूरी नहीं, वो बाहर से लाके पैसा दे के जब लाते हैं तो फिर वो मजदूरी नहीं है अकेली, वो चूंकि कुछ पेशगी दे देते हैं माँ बाप को, तो फिर वो बंधुआ मजदूरी हो बंधुआ जाती है। मजदूरी हाँ, हो वो गई, ट्रैफिक करके बेसिकली एक तरीके खरीद लिया खरीद उन्होंने, लिया, बहला या फुसला के ले आए या कुछ गिरवी करके। रख दिया हाँ, उन्होंने। एक तो तरीके से, हाँ, वही बंधुआ आप मजदूरी। कॉफी पीते रहिए। जी। तो मैंने मेरी जो इससे पहले एक पुस्तक आई, उसका शीर्षक ही है तुम पहले क्यों नहीं आए। अच्छा। मैंने आपसे वो पूछा कि सबसे मेमोरेबल क्या था जिसने आपको द्रवित किया। अब मुझे ये बताइए कि 1,40,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और आप करीब 40-45 साल से इस काम में लगे हैं, बच्चों को छुड़ाने के, उनकी नई जिंदगी उनको बनाने की। सबसे मेमोरेबल कौन रहा, मतलब इस सेंस में कि उसके अचीवमेंट के सेंस में, जिसको देख के आपको गर्व होता है कि इसको मैं इस दुनिया से छुड़ा के लाया था और आज ये कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना, ऐसी कोई केस स्टडी के बारे में बताइए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। दुर्भाग्य से जिस बच्चे पर मुझे सबसे ज़्यादा गर्व हुआ वो अब नहीं रहा, लेकिन सुनाता हूँ मैं उसको। कालू उसका नाम था, बिहार का बच्चा था, जिसको ट्रैफिक करके इलाहाबाद के एक गांव में बंधुआ बना के रखा गया था, कालीन उद्योग में। तो हम उसको बहुत साल पहले छुड़ाए थे। तब पहली बार मुझे ये पता लगा था कि जब ये बच्चे रात को नींद आती है और सोने लगते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, क्योंकि उनसे तो 16-16 घंटे काम लिया जाता है, 20-20 घंटे कई बार, जब ऑर्डर का दबाव होता है कि जल्दी बना के देना है, तो उनको वो मार देता है चाकू से। और इसके बाद वो मालिक या उसके जो दलाल हैं, या बच्चे से गलती से चाकू लग जाए, कट जाए, क्योंकि हर बार ऊन काटना पड़ता है, तो उस जगह पर वो माचिस की तीली का रोगन भर के और जला देते थे बजाय कुछ दवाई देने के। तो कई जगह उसके शरीर में जला हुआ था, लेकिन बच्चा हमेशा बहुत पॉजिटिव, बहुत ही उत्साहित रहता था। उसकी मुक्ति के बाद हम उसे अपने पुनर्वास केंद्र बाल आश्रम ले गए। वहाँ पर 40-50-100 बच्चे हमेशा रहते हैं। वो बहुत ही करुणामय बालक था, बुद्धिमान भी बहुत था। पहली क्लास में उसे दाखिल कराया तो शिक्षक ने कहा कि इसको दूसरी में करा देते हैं। 6-8 महीने के बाद हेडमास्टर हमारे पास आए कि इसको तीसरी क्लास में करा देते हैं। तो कालू महाराज हमारे चौथी क्लास में एक परीक्षा दी और पास हो गए पहली बार। और हर कोई उसको बहुत प्यार करता था, क्योंकि किसी को बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, हर एक की मदद करता था वो। तो एक कार्यक्रम हुआ अमेरिका में। रॉबर्ट एफ कैनेडी की बेटी कैरी कैनेडी ने दुनिया के 50 हीरोज़ कहते हैं उन्हें, या परिवर्तनकारी, उनके ऊपर एक किताब लिखी। दलाई लामा थे उसमें, नेल्सन मंडेला, उनकी पत्नी, और इस तरह के बहुत लोग थे, डुस्मन टूटू। इत्तेफाक से मैं तो कुछ नहीं था, लेकिन मुझे भी उन्होंने चुना उन दिनों, आज से कई साल पहले, जब क्लिंटन राष्ट्रपति थे। तो उस किताब में के जो चरित्र नायक थे उनको बुलाया गया वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग पहुँचे, मैं भी गया। तो मैंने उनको लिखा कि मैं इसके लिए अकेले, मुझे श्रेय नहीं है, मेरे साथ कोई एक बच्चा आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से मैं हूँ। बहुत खुश हुए वो लोग, आयोजक लोग। उन्होंने, कैरी कैनेडी ने कहा कि ले आओ आप बच्चे को। तो कालू को हम लेके गए। तो कालू बहुत सज धज के तैयार बैठा था। क्लिंटन साहब आए पुस्तक का विमोचन करने, तो राष्ट्रपति की नज़र पड़ी सबसे छोटे बच्चे पर, पहले उसी के पास गए, हाथ में लाया। मैं अनुवाद कर रहा था, तो कुछ पूछताछ हुई। कालू ने अपने दिमाग से मौका देख के उनसे पूछा कि राष्ट्रपति जी, आप तो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं, और मेरे जैसे तो 25 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, क्या कर सकते हो? अब राष्ट्रपति सोच रहे थे कि शायद वो उनको रटा रटा के लाया गया हो। तो बोले कि हाँ, हम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा नहीं नहीं कर तो रही होगे आप, लेकिन वो भी बिहार का बच्चा था, चतुर था, स्मार्ट था और बुद्धिमान था। तो उसने कहा कि कर देते हैं। बोले नहीं आपकी सरकार कुछ आप बताइए कुछ और, जो कर रहे हैं उसको बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने किसी को बुलाया अपने एक एड को, लेकिन बीच में उन्होंने कहा कि अब जल्दी ही मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो भी आएगा हमारी नीति है अमेरिका की इस मामले में मदद करती रहेगी। तो फिर बोला वो कि देखिए राष्ट्रपति जी, किसी बच्चे के जीवन में शिक्षा और आज़ादी लाने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति होना जरूरी नहीं है। आप नहीं रहोगे तब भी कर सकते हो और यहाँ के और लोग भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उसे गले लगाया, प्यार किया। CNN वगैरह में दिखाई गई वो खबर बाद में। तो जब हम लौट रहे थे तब एयरपोर्ट पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे 1-2 घंटे, तो किसी ABC या किसी चैनल पे आ रहा था कि व्हेन द लास्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड मीट्स द मोस्ट माइटी पर्सन, समथिंग लाइक दैट, व्हाट हैपन्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा वो दिखाया। फिर पता लगा कि एक ही दिन में उन्होंने दुनिया के गरीब देशों को जो राशि दी जाती है बच्चों की खातिर, उसको 6 गुना बढ़ा दिया। 6 गुना, कि ये बच्चों की आज़ादी और पढ़ाई के लिए उन्होंने ILO या यूनेस्को को फिर वो पैसा दिया होगा, तो गया दुनिया के गरीब देशों में। तो इस तरह के बच्चों पे इतना गर्व हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वजह से बहुत बड़े बदलाव आए, कानून बदले, भारत के भी, भारत के बाहर के भी। क्योंकि मैं तो भारत के अलावा भी करीब 150 देशों में काम करता रहा हूँ। यहाँ एक बच्चा ऐसा था कि जिसको हम लोगों ने घरेलू बाल मजदूरी से दिल्ली में ही छुटवाया था, और वो बच्चा 6-7 साल का था। उसके मालिक ने भी उसे जला दिया था, क्योंकि वो मालिक कह रहा था कि मैं, वो बच्चे का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन मुस्लिम बच्चा था और उसका मालिक भी यहाँ एक IAS ऑफिसर था, मुस्लिम ही था वो। तो बच्चे को भूख लगी थी, दिन भर से बीमार था, तो घर का कामकाज नहीं कर पाया। तो कुछ दूध थोड़ा सा बचा हुआ था उस मालिक के बच्चे का, तो उसने 2-4 घूंट पी लिया, 2-4 चम्मच। तो उन्होंने कहा कि इसको, वो नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त, उठे तो उन्होंने कहा नमाज पढ़े हम फिर अपने कानून के तहत सज़ा देंगे, और उसको किचन में ले जाके जला दिया। तो कई जगह पे जला दिया। बेहोशी की हालत में हम लोगों ने दूसरे दिन उसको छुड़वाया, उसकी माँ और हमने जाके, ये सब कुछ हुआ। लेकिन ना तो उसकी माँ झुकी, ना वो बच्चा झुका। तमाम सारे मौलवी लोग दबाव डाले, खुद मालिक के परिवार के रिश्तेदार, कुछ पत्रकार भी, मेरे मित्र पत्रकार आए मेरे पास कि कैलाश जी कर लो समझौता, बेचारा वो अब कर लिया, माफ़ी मांग रहा है, वो खर्चा देगा, ये कराएगा, वो कराएगा। लेकिन हम नहीं माने, कोई नहीं माना हम में से। संबंध भी खराब हुए कुछ अपने मित्र पत्रकारों से। तो राजनीति, पत्रकार, धर्मगुरु सब लग गए उसके पीछे, लेकिन वो माँ नहीं मानी। फूलजहाँ उस माँ का नाम था। हम लड़ाई लड़े, ये मामला हम ले गए पहले मानव अधिकार आयोग में। उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे, उनके घर पे ले गए हम संडे को ही उस बच्चे को गोद में लेके। उन्होंने शुरुआत की उस प्रक्रिया की कि इस पर कानून बनना चाहिए, NHRC ने, और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। उसके आधार पर भारत सरकार को कानून में परिवर्तन करना पड़ा और घरेलू बाल मजदूरी आपराधिक कृत्य बनाई दी गई। अब कोई व्यक्ति बच्चे को बाल मजदूरी नहीं करा सकता। ये फूलजहाँ और उसके बेटे के संघर्ष की वजह से हुआ। तो कालू का क्या हुआ फिर? कालू फिर वहाँ से लौटा, पढ़ा लिखा, हमारे आश्रम में ही पढ़ा, फिर और आगे जाके गांव में भी पढ़ा। अचानक उसकी शादी हो गई। फिर शादी के बाद भी उसे एक बहुत बढ़िया जॉब मिलने वाला था, क्योंकि वो बहुत ही वर्सिटाइल था। नुक्कड़ नाटक करने में, भाषण देने में, कविताएं बनाता था, कविताएं सुनाता था। तो किसी ने उसको सुन लिया और कहा कि हम आपको मुंबई में एक एड कंपनी में जगह दे देते हैं। एड कंपनी के लोगों ने सुना कि ये बहुत ही वर्सिटाइल, अच्छा है लड़का। क्या बड़ा हो गया था, 23-24 साल का।
लेकिन उसने कहा जब सब कुछ हो गया, इतनी गरीबी की हालत से जिया, उसके पिताजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था, हमने फिर कुछ पैसे का इंतज़ाम किया, लेकिन उसने ये लिख के भिजवा दिया उन्हें कि मैं खुद गुलामी से आज़ाद हुआ हूँ और जब तक मैं आज़ादी का सवेरा सारी दुनिया में नहीं देख लेता भाई साहब के साथ तब तक काम करूँगा। तो फिर हमने उसे एक प्रोजेक्ट में रखा और एक था मुक्ति कारवां। मुक्ति कारवां एक छोटी व्हीकल थी, मिनी बस, उसमें इसी तरह के बच्चों को ट्रेनिंग देकर, नुक्कड़ नाटक की, सामाजिक जागरण की ट्रेनिंग देकर हम चलाते थे। तो वो बिहार के, झारखंड के गांव-गांव में घूमती रहती थी। तो वहीं उसका नेतृत्व कालू कुमार जी करते थे। बहुत ही प्रभावशाली वो प्रोग्राम था, उसमें सैकड़ों बच्चों की जानकारियाँ मिली, सैकड़ों गांव में हमारे लोग गए, शायद हज़ारों गांव में गए, कई साल तक चला वो। तो एक दिन रात को वो स्कूल में सब लोग ठहरे हुए थे, कालू उठ के गया कहीं लघु शंका करने, पेशाब करने, वहाँ किसी ने काट लिया। तो वो समझा कि कीड़े ने काटा है, अब क्यों जगाएं दूसरे लोगों को। सुबह होते होते वो और तेज़ हो गया, अस्पताल ले जाया गया तो लोगों ने कहा इसे सांप ने काटा है। तो फिर हम लोगों को पता लगा, हमारे साथियों को पता लगा, तो उसको लेके फिर कई जगह गए। रांची में जो सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है उसमें हमने गए, ले गए हमारे साथी। मैं भारत में नहीं था उस समय, किसी कार्यक्रम में बाहर था, लेकिन मैंने कहा कि इसको वही इलाज मिलना चाहिए जो मुझे मिलता, इसलिए इसको जो भी करना हो करो। लेकिन वहाँ कुछ दिन रहा, हफ्ते 10 दिन उन्होंने, उसकी किडनी पर असर हो गया जहर का, किडनियाँ दोनों फेल हो गई और उसका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उसकी वजह से सोचिए कि हज़ारों शायद लाखों बच्चों का भला हुआ, खासकर अफ्रीका के बच्चों को, क्योंकि ज़्यादातर पैसा अमेरिका का फिर अफ्रीकी बच्चों के बीच तो में। एक कालू की वजह से अमेरिका ने फंडिंग बढ़ाई और पूरी दुनिया के बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। हाँ, ये देवली का भी इसी तरह का था। देवली, ये लड़की जो जिसने कहा कि तुम पहले क्यों नहीं आए, उसका नाम देवली था। तो देवली भी हम एक कार्यक्रम में ले गए संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे पहले, उनकी समाप्ति हो रही थी और फिर तैयारी हो रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो हमने एक कार्यक्रम किया। मैं उस समय ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन का फाउंडिंग प्रेसिडेंट था और ये दुनिया का सबसे बड़ा जन अभियान था शिक्षा के अधिकार के लिए और शिक्षा के लिए, और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले जो मैंने दिया छलाई में लिखे हैं विस्तार से। कैसे कैसे नीतियाँ बदली, बजटरी एलोकेशंस बदले, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान बढ़ा, 4 गुना बढ़ा। वो हमारे संघर्ष का एक विनम्र परिणाम था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, गॉर्डन ब्राउन, वो भी हमारे मित्र हो गए उस समय से, वो भी शिक्षा के लिए काफ़ी उत्साहित थे। तो गॉर्डन ने और हमने मिलके एक कार्यक्रम किया यूएन में, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राजा, रानियाँ, ये सब थे, यूएन एजेंसीज़ के हेड्स वगैरह। क्लास ऑफ 2015 कि 2015 तक सबको शिक्षा पूरी तरीके से मुहैया हो जानी चाहिए। सो क्लास ऑफ 2015 नाम से किया। तो 2 बच्चों को मैं ले गया। एक अवलावी नाम की लड़की थी जिसको हम लोगों ने घरेलू बाल मजदूरी से छुड़ाया था, टोगो एक देश में, साउथ अफ्रीका में, और ये था अपना देवली। तो देवली पहली बार वहाँ गई, बड़ी उत्साहित थी, बड़ी खुश थी। हम लोग ठहरे वहीं उन्हीं होटलों में जहाँ राष्ट्राध्यक्ष लोग ठहरते हैं। तो इतनी भीड़ भाड़ देख के वो परेशान हो गई कि घोड़े निकल रहे हैं वहाँ। वो पारंपरिक तौर पर सुरक्षा के लिए सब जगह घोड़े दौड़ते रहते हैं। अब बार बार पूछ रही है वो हमसे कि भाई साहब जी, अगर इतने डरे हुए हैं ये लोग, तो फिर काहे को अपने देश के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, ये जनता के बीच में नहीं रह सकते। अपने देश में भी डरते हैं, अमेरिका में भी आके डरते हैं। ऐसी ऐसी बातें पूछ रही थी वहाँ कार्यक्रम में वो बोली। तो उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उसने कहा मेरी कहानी कोई निराशा की या दुख की कहानी नहीं है। मैंने छूटी, मैं पढ़ी लिखी वहाँ आश्रम में कैलाश सत्यार्थी जी के, और पढ़ लिख के मैंने फैसला किया कि जब मैं गांव वापस लौटूंगी, जो नए गांव में जहाँ पुनर्वासित किए गए थे ये लोग राजस्थान में,
तो राजस्थान में जाके मैंने फैसला किया कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा, और 34-35 बच्चों को उस लड़की ने ढूंढ ढूंढ के स्कूल भेजा। स्कूल नहीं था तो एक आदमी नौजवान को तैयार किया जो 12वीं पास थे कि भैया जी हम सबको पढ़ा दो, हम तो पढ़ के आ गए हैं लेकिन हमें हमारे बाकी साथियों को पढ़ा दो, बच्चों को। तो लगभग 35 बच्चों को उसने पढ़ाया, पेड़ के नीचे पढ़ाया। बाद में फिर सरकार से लिखा पढ़ी करके हमने वो स्कूल एक खुलवाया, 2-4 साल लगे उसमें। खासकर इस घटना के बाद फिर खोला स्कूल राजस्थान सरकार ने। तो ये कहानी उसने सुनाई, और सुनाते हुए पहले अपना बड़ी शर्मीली और बड़ी तेज सी लड़की थी, शर्मीली मतलब बहुत स्मार्ट थी लेकिन शर्मीली जैसी दिखती थी बच्ची सी। तो क्वीन रानिया जो जॉर्डन की क्वीन है सामने बैठी थी, बोली इतनी लाल सफ़ेद ये बैठी हैं, ये रानी है? मैंने तो ज़िंदगी में रानी को देखा नहीं, मैं छू लूँ इनको? तो मैंने कहा छू ले भैया। वो मंच पर मैं और गॉर्डन ब्राउन थे, प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी को भी कह रही और मुझे अनुवाद करना पड़ रहा है, कह रही कि गोरे कितने हो गए, इतने गोरे तो मैंने देखे नहीं। फिर उसने अपनी कहानी सुनाने के बाद एक चैलेंजिंग बात कही कि जब मैं एक बच्ची बंधुआ मजदूरिन बंजारी थे, वो लोग बंजारन, एक फैसला करके ये कर सकती हूँ भारत के अंदर, तो आप तो राजा रानी हो, प्रधानमंत्री हो, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी फैसला कर लो आज ही कि सब बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। अब लोगों के आंखों में आंसू आ गए। मतलब उस चित्र को देख के ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बच्ची बोल रही है और सबको ललकार रही है और सरलता के साथ कि भाई आप क्यों नहीं कर सकते, कर दो, आपके पास तो बहुत पैसा है। तो गॉर्डन ने उसको गले लगाया, क्वीन रानियाँ आई, उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे केविन रड, वो आए, गले चिपकाया, और उसी समय घोषणा की उन्होंने $450 मिलियन उन देशों के बच्चों के लिए खर्च किए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा गरीब देश हैं, जहाँ बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पाती। ज़्यादातर अफ्रीकी देश थे और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान था, कुछ थे। तो उन्होंने पहली बार उस समय इतनी बड़ी धनराशि थी जिसमें लाखों बच्चों की पढ़ाई हुई होगी। और देवली तो अभी है, अब तो 2 बच्चों की माँ हैं, तो मिलती रहती है, आती है, हम लोग भी बात करते रहते हैं फ़ोन पे। लेकिन वो इतनी बड़ी एक प्रेरणा सबके लिए बनी कि एक बच्ची ने चुनौती दी और उसका परिणाम, और उसकी चर्चा अब तक करते हैं। कई राष्ट्राध्यक्ष जो रिटायर हो गए हैं पूछते हैं कि उस बच्ची का क्या हुआ, कहाँ है वो, क्या कर रही है। तो हमको बड़ा गर्व होता है। तो बदलाव सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, बच्चों की वजह से बदलाव पूरी दुनिया में, हमारे बच्चों की वजह से, हमारे देश के बच्चों की वजह से। ये क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारत में कितनी ही समस्याएं हों, 100-150 होंगी समस्याएं, लेकिन भारत में 1 अरब से ज़्यादा समाधान है। हम सब समाधान हैं, हमारे बच्चे सबसे बड़े समाधान हैं। अगर हम एक पीढ़ी को शिक्षित सुरक्षित कर पाए और तैयार कर पाए, उनके अंदर वो संस्कार डाल पाए कि वो समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ कर पाएँ, तो मिरेकल हो सकता है। आपकी वजह से कितने कानून बदले इस देश में? ये तो गिन पाना मुश्किल, लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि रही है, वो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनना। ये तब की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, राइट टू एजुकेशन के कानून के लिए। तो उसके लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी। पहले उनसे जब मिले प्रधानमंत्री से तो उनकी सरकार बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। उनसे मेरा परिचय मध्य प्रदेश के ज़माने से थोड़ा बहुत था, यहाँ भी और बढ़ गया था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं सबसे पहले उनके पास इसी बात को लेके गया कि संविधान में परिवर्तन करना था, तो संविधान में बदलाव के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अब वो कह रहे थे कि कैलाश जी हमारा तो अपना ही बहुमत मुश्किल से हो रहा है, तुम 2/3 बहुमत की बात कर रहे हो, कैसे होगा संविधान में बदलाव। तो हमने कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक से एक यात्रा शुरू की कश्मीर तक। बहुत मुश्किल था उस समय कश्मीर जाना। तो वो कोई राजनीतिक यात्रा तो थी, भारत शिक्षा यात्रा। तो शिक्षा यात्रा चली वहाँ तक, कई महीने लगे, और फिर कश्मीर से वापस हम दिल्ली आए। दिल्ली में रामलीला मैदान में समापन हुआ। उसी दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी थी, उन सब ने हमारी बात का समर्थन किया
कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन लाया जाए। कुछ महीनों के बाद संशोधन लाया गया, वो बहुत सर्वमत से पारित हो गया। तो बहुत बड़ी हम लोगों की एक उपलब्धि रही सबकी, जिन लोग जो भी उसमें शामिल थे। तो ये उस एक बड़ा काम रहा है। फिर कई लड़ाई लड़नी पड़ी हमको भी, औरों को भी, अकेला हमारा श्रेय नहीं है इसमें। और भी संगठन शामिल हुए कि इस संविधान के आधार, संवैधानिक प्रावधान के आधार पर राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया जाए। तो फिर सरकारें बदलती रहीं, कुछ कुछ चलता रहा राजनीतिक परिदृश्य में। तो 5-6 साल 7 साल लगे कानून बनने में। तो राइट टू एजुकेशन उसके बाद आया। यूपीए के टाइम में हाँ। आया वो। अब इससे निकलते हैं और एक पर्सनल सा सवाल, आपने अपना सरनेम क्यों ड्रॉप किया? सरनेम तो मेरे परिवार का नाम शर्मा था, उपनाम, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार था और हमारे यहाँ छुआछूत वगैरह सब मानते थे लोग, धार्मिक होने के अलावा। तो मुझे कई बार बड़ा ये होता था, ये मोची के बच्चे की घटना के बाद से ही मैं जात पात के बारे में समझने लगा था कि ये जातियों की वजह से ये चल रहा है गड़बड़। क्योंकि हमारे घर में भी ये विरोध हुआ आपका खुले घर में? पैखाने थे, खुले पैखाने में मेहतरानियाँ कहते थे उन्हें, वो बहनें बाहर से आती थी, बाहर साफ आके करती वो थी, करते बाहर चले से ये सब जाते करता था, लेकिन उनको कोई छूता नहीं, देखता नहीं, उनकी छाया से दूर रहते थे। तो एक बार हमने कोशिश किया, ये बात है 1969 की, 69 की, जब देश गांधी जी की जन्मशती मना रहा था। तो सब लोग गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे शहर विदिशा के नेता लोग भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। तो मैं 15 साल का था, मुझे लगा कि ये नेता हमारे परिवार से ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम ये छुआछूत इस सब बुराई के तो खिलाफ हैं। और मैं एक आदर्शवादी युवक किशोर के नाते समझता था कि ये मानते भी नहीं होंगे छुआछूत। तो मैंने कहा कि एक भोजन रखते हैं, उसमें कुछ ये जो अछूत माने जाने वाली माएँ हैं वो खाना बनाएंगी और मैं उन नेताओं को बुला लूँगा। तो नेता तो खाना खाएंगे ही खाएंगे, वो तो खाएंगे। लेकिन शहर में ये जाएगा बड़ा मैसेज, मेरे परिवार वालों तक जाएगा कि वो भी कम से कम सुधरें, कुछ अब छुआछूत ख़त्म करें। ये सब हमने किया, बड़ी मुश्किल से किया। एक तो माएँ बड़ी मुश्किल से मानी, बहुत डांटा उन्होंने, समझाया कि बेटा तू कैसी मत करो, ये कौन करेगा जो हमें देखता नहीं है, मंदिर में नहीं जाने देता, पानी नहीं भरने देता नल पे, उसको तुम उनको बुला रहे हो यहाँ। हमने कहा नहीं, आएंगे। तो एक गांधी जी के चबूतरे पे एक कार्यक्रम रखा गया। हम बच्चों ने 5-6 बच्चे मिले, चंदा इकट्ठा किया, घर वालों को कुछ नहीं बताया, चोरी चोरी सब किया। फिर वो भोजन के नाम पर खिचड़ी बन गई। अब खिचड़ी बन चुकी, 7 बजे का टाइम था, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। हम साइकिल उठा के 3-4 लड़के चक्कर लगाए नेताओं के घर में। किसी ने कहलवा दिया कि आज तो साहब का पेट दुख रहा है, किसी ने कहा कि वो हाई कमान से बात हो रही है। अब हाई कमान हम जानते नहीं थे कि कौन सा कमान है इतना बड़ा भारी, अब इतनी समझ नहीं थी हमारे अंदर। अब हम कह रहे हैं कि हाई कमान से कैसे बात हुई, कमान मतलब तीर कमान समझते थे हम। ऐसी बातें पता लगी। तो कुल मिला के हुआ कि एक भी व्यक्ति नहीं आया। 10 साढ़े 10 तक जब कोई नहीं आया तो दुखी भाव से हम लोगों ने कुछ खाया और रोने लगा मैं। ये मत समझिए कि मैं बार बार रो देता हूँ, क्या करता। अब वो अब ये है कि मैं सोचता हूँ कि अगर आप रो नहीं सकते तो फिर हंसने का भी आपको अधिकार नहीं। हंसना है तो फिर नकली हो जाएगा, अगर रोना ही असली चीज़ है, हंसना तो फिर भी नकली हो सकता है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, ये भी खूब रोते हैं। हाँ, तो मैं अपना जब रोने लगा और खिचड़ी खाते वक्त, तो एक अछूत माने जाने वाली बुढ़िया माँ ने जो मेरे कंधे पर सहलाया, बोली बेटा तू क्यों रो रहा है, तूने तो जो कर दिया वो तो कोई सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता, हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारी पीढ़ी में हम तो अब चैन से मर जाएंगे। तो मुझे थोड़ी सांत्वना हुई कि चलो कुछ तो हमारे हाथ से हो गया। घर पहुँचे तो घर में हमारे रिश्तेदार बिरादरी वाले बैठे हुए थे। राजनीतिक नेता तो कोई नहीं था, लेकिन बिरादरी और बड़ी चीज़ है। तो पंडित टाइप लोग थे वो। तो वो सब परिवार को फैल चुकी थी, डांट रहे थे उनको कि ये जो है तुमको जाति निकाला दे देंगे, जाति से बहिष्कृत कर देंगे। तो वो हाथ पांव जोड़ रहे थे, मेरी माँ वगैरह। पिताजी नहीं थे उस समय घर पे, हालांकि उस समय जीवित थे वो। तो भाई भाभियाँ वगैरह।
तो मैं पहुंचा तो सब मेरे से नाराज़ होने लगे, बहुत ज़्यादा, बहुत बहस बहसी हुई। अंत में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, घर को नहीं निष्कासित करते, माफ़ कर देते हैं इस बच्चे को, लेकिन माफ़ी के लिए इसको प्रयागराज जाके और शुद्धिकरण होगा इसका। तो गंगा स्नान करना पड़ेगा इसे, स्नान से लौटेगा तो 101 ब्राह्मणों का भोज होगा, सबके पैर धो के पिएगा ये थोड़ा थोड़ा पानी, और तब ये मुक्त हो जाएगा इस पाप से। तो मैं तो और बिगड़ गया, 15 साल का था मैं वैसे भी। मैंने कहा, वैसे ही मुझे नेताओं पे गुस्सा आ रहा था शहर के। एक तो मेरा ये राजनीति से भ्रम टूट गया, और रही सही इन लोगों से भी भ्रम टूटने लगा कि ये ठेकेदार बने हैं समाज के। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, चाहे मर जाऊँ भाग जाऊँ कुछ करूँ, लेकिन ये नहीं करूँगा। तो बहुत बहस के बाद ये हुआ कि भैया एक कमरा अलग से इसको दे दो। तो वो संयोग से एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा बाहर खुलता था। वो बहुत ही छोटा कमरा था, एक चारपाई आती थी और छोटी सी टेबल और कुर्सी। तो उस कमरे में मैं रहा। अंदर अलाउड नहीं थे आप? अंदर अलाउड नहीं था। तो खाना पीना? खाना पीना वहीं आता था, खाना पीना देने लगे वो। माँ को तो बुरा लग रहा होगा। तो माँ तो पहली रात को ही मेरे लिए बहुत ही, मेरे लिए तो हर तरीके से आप समझ सकते हो कि जो मानसिक संतराश, जो मेरे जैसे कहिए कि मोम की तरह पिघल पिघल कर समाज का व्यक्तित्व मेरे सामने, मेरे भीतर से बाहर निकल रहा हो, समाज की जो व्यक्तित्व की परिकल्पना मेरी थी, सब उल्टा सीधा हो रहा था। तो मैं जब रात को, नींद तो मुझे आई नहीं, तो मैंने निकला बाहर, बाथरूम एक ही था घर का, तो निकला बाहर। तो मैंने देखा मेरी माँ भी जग रही है, लाइट जल रही थी तो वो बैठी रो रही है। तो मैंने बड़ा दुख हुआ, क्योंकि दूसरे दिन से फिर तो मुझे भोजन भी उस किचन के अंदर, क्योंकि जिसमें रसोई घर था उसी में बैठ के सब लोग खाना खाते थे, छोटा घर था, तो वो बंद हो गया। पानी भी मेरा घड़ा आ गया बाहर। तो काफ़ी मानसिक संघर्ष रहा, सामाजिक संघर्ष रहा ऐसे करने में। लेकिन मैंने फैसला किया कि अब ये मुझे जाति से, समाज से निकालने वाले कौन हैं। मैं तो जाति व्यवस्था को ही, ये सारी की सारी जो दुर्गुण हैं सबको जीवन से निकाल दूंगा, तो जाति ही छोड़ देता हूँ। 15 साल की उम्र में सोचा, हाँ बिल्कुल पक्का सोचा। फिर अब छोड़ें कैसे जाति, ये नहीं समझ में आया, क्योंकि धीरे धीरे एक ईंट रखी जा रही थी ना एक मकान बनने की। तो मित्रों से पूछा तो किसी ने कहा यार अच्छी बात है, छोड़ोगे कैसे लेकिन। तो फिर एक बात आई कि ये नाम ही समस्या की जड़ है, क्योंकि शर्मा लिखने से लोग समझ जाते हैं ब्राह्मण, तो कुछ और करते हैं। तो किसी ने सुझाया विद्रोही नाम रख दो, क्योंकि तुमने विद्रोह कर दिया, किसी ने कुछ। तो लेकिन तभी 16 साल की उम्र के आसपास मेरा संपर्क हुआ आर्य समाज से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जात पात नहीं मानते हैं। कुछ आर्य समाजियों को भी पता लग गया होगा कि ये कांडोली आया, तो वो मेरे से संपर्क कर लिए। वो भी इस तरह के वॉलंटियर टाइप लोग थे। तो मुझे लगा कि ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश उनकी महर्षि दयानंद की पुस्तक थी, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, और मैंने समझा कि सबसे सुंदर नाम यही है। क्योंकि कोई कहे कि उसने सत्य पा लिया है, वो मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहाँ सत्य शुरू होता है, जहाँ सत्य शुरू हो गया वहाँ शब्द समाप्त हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया, सत्य रह जाता है केवल। तो सत्य का अर्थ जानते रहो। सत्यार्थी का अर्थ है कि सत्य के अर्थ को, सत्य को भी जानना मुश्किल है तो सत्य के अर्थ को ही समझते रहो तो भी जीवन गुजर जाएगा। ऐसा मैंने सोचा, और सोच साच के अपना नाम फिर सत्यार्थी कर दिया। क्या बात है। तो वो जो पीरियड था आपका घर से बाहर रहने वाला, वो कितना लंबा चला? अरे हमारा तो ये हो कि ना घर के रहे ना घाट के। दलित नहीं मान रहे थे, ब्राह्मण नहीं मान रहे थे। अब तो हमारे साथ जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वगैरह थे, तो वो दलित नहीं कहा जाता था, उस समय उनको हरिजन कहते थे। तो हम वो तो थे नहीं, अब वो कैसे हमको एम्ब्रेस करते। और दूसरी तरफ हमारे रिश्तेदार या इस तरह के दोस्त लोग थे, वो तो परिवार के बारे में ही कहने लगे कि ये परिवार ही ब्राह्मण नहीं है, तभी लड़के ने ये कर्म किया है। ऐसी सब चीज़ें झेलनी पड़ी। माँ नाराज़ हुई होंगी कि नहीं हुई थी आपकी? नाराज़ हुई, बहुत नाराज़ हुई, समझाती भी नहीं बहुत कि तू छोड़ छाड़ ये सब चक्कर, काय के नाम बदलने की फेर में पड़ा है, क्या सब कर रहा है, माफ़ी मांग ले, या वो कुछ और तरीका ढूंढते हैं। शुद्धिकरण तो ज़रूरी था, वो शुद्धिकरण तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। मेरा तो शुद्धिकरण ऐसे ही हो रहा था।
आग से शुद्धि हो रही थी मेरी, गंगा जल से शुद्धि औरों की हो रही होगी। ओके, एक बात बताइए, मैं ऐसे आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में सवाल आया, क्या आपको, मुझे ये महसूस हुआ कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जगत ने पहले स्वीकार किया और हिंदुस्तान में बाद में स्वीकार किया गया, क्या ऐसा है? ऐसा मुझे लग रहा है। मैं किताब को भी पढ़ रहा था और आपसे बातचीत भी जब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी दफ़ा आपसे बातचीत कर रहा हूँ, एक बार मैंने कुछ साल पहले भी आपसे बातचीत की थी, तो मुझे लगता है कि आपका जो काम है, आपने जो अपनी ज़िंदगी इसमें खपाई, उसका एहसास विदेशियों को पहले हुआ, हिंदुस्तानियों को बाद में हुआ, नहीं नहीं, ऐसा या नहीं। इसकी अहमियत कम समझी गई यहाँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल उल्टा मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस भारत पर भरोसा करता हूँ, जिस भारत से मैं प्यार, राजनीतिक उसकी नहीं बात नहीं, कर मैं रहा हूँ। बता रहा हूँ ना, प्यार करता हूँ, वो लोग सामान्य तौर पर वही लोग हैं जिनके बीच में मैं काम करता रहा हूँ, बच्चे, उनके माता पिता और ऐसे परिवार के लोग। तो कई बार मैं देखता था कि जिन बच्चों के पुनर्वास की लड़ाई हम लड़ रहे थे, या परिवारों की, उनके घर में लोग, मैं देख के हैरान हो जाता था कि वो एक तरफ भगवान की मूर्ति रखी है, हनुमान जी का लगा है फ़ोटो, और बगल में मेरा फ़ोटो लगा है। इतना प्यार करते थे, इतना सम्मान करते थे। तो मुझे ये जो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है एक, कि जो हासिल हो रहा है प्यार, वो भारत में ही हुआ। नहीं, प्यार की बात नहीं कर रहा मैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट में भी देखें कि बाहर की एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ तो भी मेरा लड़ाई चलती रही कई जगह पर, क्योंकि जिन देशों में ये बच्चों की गुलामी चल रही थी, उन देशों के की सरकारें मानने तैयार नहीं थी, तो बहुत झंझट होता था। पाकिस्तान के बच्चों के लिए मैं लड़ा, तो उन्होंने कहा कि ये रॉ का एजेंट है। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने कहा कि रॉ का एजेंट है। और भारत के कई उद्योगपति कह रहे थे तो कि उनको ये, क्यों लगता था आप रॉ के एजेंट हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान में जो गुलामी चल रही है बच्चों की, उसके खिलाफ बोल रहे थे ना। कि मैं तो कहता था कि बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, जैसे भारत के बच्चे हैं पाकिस्तान के बच्चे। मैं आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि इजराइल के बच्चे मेरे हैं तो फ़लस्तीन के बच्चे भी मेरे ही हैं। अगर ये भाव मैं नहीं रखूँगा तो मैं सच्चा भारतीय नहीं हूँ, क्योंकि हमारे भारत की डीएनए का ये हिस्सा है कि हम पूरे विश्व को ईश्वरमय माने, या वसुधैव कुटुंबकम केवल नारा ना माने। हम, हमारा कुटुंब है वो सब, और सबसे पहले उस कुटुंब में बच्चे आते हैं। फिर तो राजनीति के खिलाफ बात कर रहे हैं आप। नहीं, राजनीति को तो मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, ना मैं जानना चाहता। मैं तो बात कर रहा हूँ मानवता की। तो मानवता सबसे बड़ी है, सब राजनीतियाँ उसके सामने बहुत तुच्छ हैं। संसार की कोई भी राजनीति क्या हो। आपने फ़िलिस्तीन का जिक्र किया, फ़िलिस्तीन में इस वक्त जितने बच्चे मारे जा रहे हैं, वो अगर किसी का दिल उसे देख के ना दुखे, गाजा में जो हो रहा है, कत्लेआम ही हो रहा है वो बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। आज ही इसमें हिंदू में मेरा एक लेख छपा है इसी बात को लेकर, और वहीं से मैंने शुरू किया है कि टुडे आई एम एंग्री, आई एम डिसअपॉइंटेड, बिकॉज माई चिल्ड्रन आर बीइंग किल्ड, दे आर डाइंग, दे आर मेम्ड, दे आर ऑर्फन। मेरे बच्चे, वो आपके बच्चे हैं, वो हम सब के बच्चे हैं। जब ये इज़राइल और इनका शुरू हुआ था 7 अक्टूबर को 2023 में, तब हमको लगा कि ये जो इजरायली लोगों के साथ हत्या हुई हमास ने, अब उस कुकृत्य को कौन सही सही ठहराएगा? गलत है ठहराएगा, वो। और अपराध है मानवता के प्रति। तो वो तो उसका तो जितनी निंदा करनी थी कर ही रहे थे लोग, हम भी कर रहे थे। लेकिन मुझे और मेरे जैसे कुछ लोगों को ये लगने लगा था कि इसका जो रिटेलिएशन है, इसकी प्रतिक्रिया बहुत क्रूर और गंभीर होने वाली है, इस पर हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने बात किया, मैंने बात किया एक नोबेल लॉरिएट मित्र से, जो कि इजरायली मूल के थे, यहूदी थे। मित्र क्या हैं, काफ़ी बूढ़े हैं वो, मेरे से 20 साल बड़े होंगे या 18 साल। वो बहुत नाराज़ हुए मेरे से। उन्होंने कहा कि यही मौका है कि अब सेटल हो जाना चाहिए सब चीज़, दिस इज़ द टाइम टू सेटल दिस कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो तुमसे तो हमें अपेक्षा नहीं थी कैलाश, तुम तो समझदार आदमी लगते थे, तुम तो बड़े बेकार वो निकले। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं इन सबको इसलिए बात कर रहा था। मैंने फिर अपनी एक बहन से बात की, यमन की हैं वो, मुस्लिम हैं, तो वो बहुत रोने लगी। तो मैंने कहा देखो, ये इजरायली बच्चे जो मारे गए हैं या पकड़े गए हैं, भले ही कोई भी संख्या हो, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। तो हमें ऐसी बात उठानी चाहिए कि ये सब बच्चे, इजराइल के भी और फ़लस्तीन के भी हमारे, और फ़लस्तीन के बच्चे ज़्यादा मारे जाएंगे अब थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन में।
तो मैंने आपको बता दूं संजीव जी कि भारत के 4-5 धर्मगुरुओं से बात की, बड़े बड़े धर्मगुरुओं से, कि हम लोग मिलके कहें कि इजराइल के और फिलिस्तीन के बच्चों को हम अपना मानते हैं भारतीय होने के नाते, और हम वहाँ गांधी जी की समाधि पर या और किसी जगह पर चल के बैठ जाएं, एक दिन थोड़ा भजन करें। तो मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु, इनसे बात की, और 4 अलग अलग लोगों से जिनसे मेरा परिचय था। एक भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि भारत तो पहले से इजराइल का समर्थन कर चुका था, तो कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा अब चलो अंतर्राष्ट्रीय करते हैं। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, तब तक एक 20-25 दिन या महीना भर गुजर गया था। उस महीने में तो इतना नरसंहार शुरू हो गया। तो हमने एक चिट्ठी लिखी सारे नोबेल लॉरिएट्स को, हर डिसिप्लिन के, मुझे जानते नहीं जानते उससे कोई फ़र्क नहीं। तो 103 नोबेल लॉरिएट्स ने मेरी चिट्ठी का जवाब दिया और कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता एक कॉल पर एक साथ आ गए हों, और वो भी गाज़ा और इज़राइल के बच्चों को लेकर। और वो एक जॉइंट लेटर बना, वो हर एक राष्ट्राध्यक्ष को हमने भेजा। तो हम सोच रहे थे कि कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। मानवता के इतिहास में इससे बड़ा कत्लेआम नहीं हो सकता बच्चों का। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है, और हम सबको इस पे कुछ करना चाहिए, बोलना तो चाहिए ही कम से कम, और कुछ कर ना सकें। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी, मैं देख रहा हूँ, दखल देते हैं। आपने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी जो युद्ध चला, उसमें भी आपने मध्यस्थता की कोशिश की, उनके बीच में बातचीत कराने की कोशिश की। तो जहाँ जहाँ मैंने शांति की वार्ताओं को आगे बढ़ाने या बात करने की शुरुआत करने की कोशिश की, जिन देशों में भी, वहाँ बच्चों को सामने रखकर प्रयास किया। तो मेरी मुलाकात हुई पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव साहब से। तो संयोग से अलीयेव साहब कहीं से मेरे बारे में जान चुके होंगे। तो जब मैं उस देश में पहली बार गया तो मुझे एयरपोर्ट पे खबर मिली कि प्रेसिडेंट आपको घर पे चाय पे बुलाना चाहते हैं, आप सीधे एयरपोर्ट से चले चलिए। तो मैं समझा नहीं कि क्या है इसके पीछे, क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन अब मैं तो चला जाता हूँ कहीं भी, कोई बुलाए अच्छी बात करने। तो मैं उनसे मिला, काफ़ी बात हुई। तो मुझे लगा ये काफ़ी सम्मान कर रहे हैं मेरा। तो मैं रास्ते में पढ़ता गया उनके बारे में और ज़्यादा, परिवार के बारे में भी अपने फ़ोन पर। तो पता लगा कि उनकी बेटी की एक बेटी है 4-5 साल की, 3-4 साल की होगी शायद। तो वो बहुत उसे, सबसे ज़्यादा उसे प्यार करते हैं और ध्यान रखते हैं। तो जब अच्छी बातचीत उनके साथ हो गई तो मैंने कहा अलीयेव साहब, ये बताइए कि आपकी जो पोती है, नाम मैं भूल रहा हूँ, समिलिया में। बोले हाँ हाँ। मैंने कहा कि आप उसका भविष्य क्या देखते हैं? आप तो चले जाओगे इस दुनिया से, आपके बच्चे भी चले जाएंगे, आपकी 3rd जनरेशन बंदूक ले, बम ले, न्यूक्लियर बम ले, क्या ले आपके हाथ में? बंदूक लेके बॉर्डर पे चले जाए आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने, और आर्मेनिया में किसी को मार दे या कोई उसे मार दे, आप ये बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल ऐसे ही आमने सामने बैठ के। अब एक राष्ट्रपति साधारण आदमी से ये अपेक्षा तो कर नहीं सकता कि वो इस तरह की मार्मिक और इतनी सीधी चुनौती की बात करेगा। तो वो गंभीर हो गए, हाथ पकड़ के मेरा बोले, नहीं, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, स्थितियाँ इतनी बिगड़ी हुई हैं। मैंने कहा देखो, मैं राजनीति तो जानता नहीं हूँ, सच्ची बात भी है, मैं उतने कूटनीति नहीं समझता ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि हम 20 देशों के जो कन्फ्लिक्ट एरिया हैं, भारत, पाकिस्तान हैं, इज़राइल, अरब है, और अलग अलग देशों के, साउथ सूडान का है, इरिट्रिया, इथियोपिया है, तो और आपके आर्मेनिया और अजरबैजान, वहाँ के 2-2 बच्चों को बोला कि 40 बच्चों को हम अपने साथ आपके यहाँ रखेंगे, आप उनके रखने का प्रबंध कीजिए, रहने का। हम एक 5-6 दिन से लेके 1 सप्ताह तक रहेंगे। मेरी जिम्मेवारी है कि उन बच्चों के साथ, बच्चे मतलब किशोर, हाई स्कूल के बच्चे, वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, मैं निपटूंगा, और 2-3 लोगों को और मैं रखूँगा। मैं जहाँ भी जिस देश में जाता हूँ, मैं बच्चों को जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो भी प्यार करने लगते हैं, उनमें से एक समझने लगते हैं। तो वो तैयार हो गए मेरी बात सुन के कि उन बच्चों को मैं 7 दिन बाद फिर एक
बताऊंगा कि दुनिया कैसे बदलती है। जब वो उठेंगे 40 बच्चे, भारत पाकिस्तान के बच्चे और आपके आर्मेनिया और यहाँ के बच्चे, तो बोले मैं तैयार। तो उस बात से हमारी बात ख़त्म हुई। उन्होंने कहा तुम आर्मेनिया से बात कर सकते हो। मैंने कहा हाँ करूँगा, ज़रूर करूँगा, तभी तो होगा। मुझे तो पाकिस्तान से और भारत से भी बात करनी पड़ेगी, सबसे करूँगा। तो लौट के मैं आया तो मुझे फिर वहाँ प्रधानमंत्री जी के यहाँ से खबर आ गई। प्रधानमंत्री नहीं होते वहाँ तो लेकिन प्रधानमंत्री हैं उनके सेक्रेटरी की तरह। तो प्रधानमंत्री जी के पास खबर आ गई कि कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर इस विचार को आगे बढ़ाया जाए। तो वो थोड़ा बढ़ा विचार। फिर मैं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से मिला थोड़े दिन बाद, तो उनको मैंने ये घटना बताई। उनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा वक्त मिला बात करने का। 2 दिन हम लोग बार बार मिले। एक प्रोग्राम में उन्हीं ने बुलाया था हमको। तो मैंने कहा देखिए, शांति की वार्ता का एक रास्ता ये है कि बच्चों को मिलाया जाए, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, और आना जाना शुरू किया जाए तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। और आपके बच्चे आपके देश में अगर ये डिमांड करें कि हम नहीं चाहते युद्ध, हम शांति चाहते हैं, तब आप क्या करोगे? और उसके देश के भी चाहेंगे। तो इन पशान जो इनके प्रधानमंत्री हैं और उनकी पत्नी भी थी, मेरी पत्नी भी थी, तो काफ़ी बातचीत हुई, भोजन साथ में हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ बात हम चला रहे हैं लेकिन इस बात को हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो वो मैं अभी आपको या टेलीविज़न पे नहीं बताऊंगा। तो कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई, वो कुछ कागज भी दिखाए। उसमें अमेरिका का कोई संबंध नहीं था, ये तो अचानक आया है अभी नया संबंध। तो लेकिन जो था तो मैंने उसमें कुछ और बात जुड़वा दी, बच्चों की बात की, बच्चों से शुरुआत करी जाए। खैर, तो एक कुछ ड्राफ्ट बनाया गया था। तो अब अच्छा हुआ कि समझौता हो गया, जैसे भी हुआ। तो कई जगह मेरी कोशिश ये चलती रहती है। एक पोप साहब के साथ, पोप फ्रांसिस से मेरे संबंध अच्छे थे, कई बार उनके साथ मिलना हुआ। और एक बार तो वो जब मैंने समय मांगा तो उन्होंने अपने घर में ही बुला लिया मुझे। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो उनके घर की लाइब्रेरी में ही हम मिले। लाइब्रेरी का एक छोटा सा कमरा, यही ऐसी लाइब्रेरी थी, तो इतना ही बड़ा कमरा होगा। तो हम दोनों ऐसे बैठे रहे। तो मैं उनके गांव भी गया था, कभी घर भी गया था अर्जेंटीना में। मैं वो जानते थे इस बात को, और पहले मैं 3-4 बार मिल चुका था। लेकिन इस बार जो मिलना था मुझे इस बात पे था कि कुछ दिनों पहले ही दुनिया भर के मीडिया में एक एक्सपोजे हुआ था कि ईसाई धर्मगुरु सदियों से चर्च के अंदर बच्चों का यौन शोषण कर रहे हैं। वो फ्रांस से शुरू हुआ था, फ्रांस के में हुआ था ये, और इसके बाद फिर वो चलता रहा। तो ये बड़े परेशान थे सब लोग, पूरे ईसाई जगत के लोग। अब ईसाई कोई उनसे कह नहीं सकता था, नॉन ईसाई कैसे कहे उनके साथ। तो मैंने कहा देखिए, आपके साथ जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसमें कोई आपके धर्म का तो कहेगा नहीं, और किसी नॉन ईसाई कहेगा नहीं, लेकिन मैं आपको मेरे बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ चर्च के अंदर। तो वो घबरा गए, मतलब थोड़ा उन्होंने हाथ पकड़ के पूछा, ओ इज इट? तो वो पीछे उनका एक वो बैठे थे इंटरप्रेटर, क्योंकि वो इतनी अंग्रेजी समझ तो जाते हैं, बोलते नहीं है, ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे? मैंने कहा कि बच्चे जो अखबारों में आपने देखा, आप जो कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो किसके बच्चे हैं? मैं तो अपना मानता हूँ, आप भी अपना मानते होंगे। यस यस, दे आर ऑल अवर चिल्ड्रन। तो मैंने कहा कि अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, अब क्या हो सकता है? अब कोई माफ़ी मांग रहा है, आपने भी रिग्रेट किया, और कई तरह की, और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा वैसा, ये रिसर्च गलत है, ये खोजी पत्रकारिता गलत है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा इन बातों में कुछ नहीं रखा। क्या आपके पास ऐसा कोई नियम, कायदा, कानून है पूरे चर्च में कि जहाँ ये सेक्सुअल अब्यूज़ के मामले में धर्मगुरुओं को, ये जो पादरी हैं, इनको रोका जा सके और दंडित तत्काल किया जा सके? तो वो काफ़ी गंभीर हो गए, बहुत गंभीर हो गए। फिर वो हाथ पकड़ के मेरे बैठे थे काफ़ी देर तक, दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों के अंदर हमारा जो बिशप कॉन्फ्रेंस या कुछ उनका होता है, दुनिया भर के जो आते हैं, तो
वहाँ हम लोगों की बातचीत होगी। और मैं आपकी आज की मीटिंग को याद रखते हुए वायदा करता हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन करके नई चीज़ बनवाऊंगा। वो बहुत ही भावुक होकर बोले। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं गले मिला उनके और वो भी मिले। और कुछ महीनों बाद ये खबर भी आ गई। तो उस दिन भी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वेटिकन रेडियो ने मेरा इंटरव्यू किया और मैंने बताया कि मैं इस बारे में चिंतित हूँ, क्योंकि मैं ईसाई बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, उनकी सबकी चिंता हम सबको करनी चाहिए। तो इसी नाते मैं उनसे मिला और उन्होंने हाँ कर दिया। और जब हो गया तो उसके बाद भी मैं मिला। तो ऐसे ही होता रहता है। चलिए, हमने लंबी बात की, अब हम फाइनल अपने पड़ाव पर आते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। मैं पढ़ रहा था, इसमें आपने विस्तार से लिखा है, उस सेरेमनी के बारे में लिखा है और उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ। सो मैं थोड़ा वापस चलता हूँ कि नोबेल की प्रक्रिया और कैसे आपका नाम चुना गया, ये तो बहुत 50 साल के बाद ही पता चलेगा, जब वो सारा प्रोसेस वो डिक्लेयर करेंगे। जी 50 साल के बाद ही हाँ, करते हैं 50 शायद, साल बाद। कि कैसे चुना गया, हाँ। क्या वजह थी, क्या रहा। आपको पहली बार कब पता चला? रेडियो के थ्रू और टीवी के थ्रू ही पता चला या वहां से फोन आया? कैसे हुआ था, ये क्या हुआ था? फिर मैं तो उस सेरेमनी के बारे में जी, जानूंगा तो आपसे। मैं तो सही बात यह है कि जानता नहीं था कि किस दिन शांति पुरस्कार मिलता है, किस दिन कौन से पुरस्कार मिलते हैं। ये तो पता था कि अक्टूबर के महीने में मिलते हैं, सामान्य जानकारी थी। तो मैं अपने ऑफिस में रोज की तरह आके बैठ के कुछ काम कर रहा था। मुझे जर्मनी जाना था 4-5 दिन में, तो मैं एक सस्ते टिकट की तलाश कर रहा था। हालांकि टिकट देने वाले दूसरे थे, लेकिन मैं हर बार सोचता हूँ कि यार किसी के पैसे लगे, लेकिन हैं तो बच्चों के नाम के ही पैसे, तो नहीं होना चाहिए। तो cheapticket.com, मेकमाईट्रिप.com, ऐसे कई तरह के ढूंढ रहा। तो बहुत बिजी था। अचानक किसी पत्रकार का फ़ोन आया। तो वो मैंने फ़ोन उठाया तो बोले, कैलाश जी, नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़। तो मैंने कहा अच्छा। तो इतने उत्साहित या भावुक थे वो कि ये सेंटेंस नहीं पूरा कर पाए कि मिला किसे को, काहे का नोबेल प्राइज़ है। तो मैंने कहा 1 मिनट रुक जाइए। जब 2-3 बार उन्होंने उत्साह में कहा तो मैंने सोचा कि संभव है कि किसी भारतीय को मिल जाए, कितनी बड़ी खुशी की बात होगी, या किसी बच्चों पर या मानवता पर काम करने वाले किसी और व्यक्ति को मिले। ये मुझसे चाहते हैं एक बाइट। तो बाइट के चक्कर में इन्होंने फ़ोन किया होगा, तो मैं अपना, अगर जानूं ही ना कि मुझे किसको कब मिला, आज मिला, सवेरे मिला है कि अभी मिला है कि कब मिला है, कल मिला था क्या, तो मैं थोड़ा सा गूगल करने लगा कि नोबेल पीस प्राइज़ 2014। तब तक गूगल पे भी नहीं आया। मैंने उनको होल्ड करा के रखा बाइट देने के लिए। इतने में नीचे से मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठता हूँ, तो वहाँ से कई लोग आ गए। हमारे साथी ऐसे ही जैसे थे चिपट गए, काफ़ी खुशी के मारे सब कुछ करने लगे। तो तब तक तो मैं समझ ही गया, रोने भी रहे थे, वो खुशी के मारे रो रहे थे। तो मैं अपना समझ गया कि ये मेरे साथ ही हादसा हुआ है। लेकिन वो एक तरीके से बिलीवेबल था कि भारत मैं वो में। पढ़ रहा था आपका संस्मरण जो आपने इसमें लिखा है, जब वहाँ बैठे हुए थे और सेरेमनी पूरी हो रही थी, और वो बहुत, जैसे मैं अभी उसके बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं उसको सोचते हुए। मैं चाहूँगा आप वो जो आपने इसमें बयां किया है उसको खुद ही बताएं हमको, कि जब वहाँ बैठे थे और सेरेमनी हो रही थी आप क्या फील कर रहे थे, और जो कुछ हुआ, कागज का गड्ढमड्ढ होना या वो कुर्सी का खाली होना। तो वहाँ बड़ा हमारे लिए तो सब अकल्पनीय था ना। नोबेल कमेटी वालों के लिए भी अकल्पनीय था, इस हिसाब से कि हमको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। तो वो जैसे पूछ रहे हैं कि आपका मीडिया का वो कौन है, मीडिया का एजेंट कौन है। अब हमने तो कभी ज़िंदगी में मीडिया एजेंट सोचा नहीं, रखने की बात छोड़ दीजिए। तो कौन है आपका पीआर का काम देख रहा है, उससे हम कॉन्टैक्ट करें। तो वो ऐसे लोगों को डील करते हैं, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई और भविष्य के राष्ट्रपति। तो ऐसे तो अब मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं है। तो और बात करने लगे तो मैंने अपने बेटे को, भुवन को, जो काफ़ी वकील है, कामकाज देखता है, स्मार्ट है, तो वो समझता है चीज़ को, तो उसके साथ लगा दिया कि भुवन से आप बात करो, ये समझा पाएगा। तो लगातार उनकी बात होती रही, कितने लोग जाएंगे, क्या करेंगे, सब। हम पहुंच गए वहाँ, तो बड़ा भारी, वहाँ तो बर्फ़ था, सर्दी थी बहुत भयंकर।
चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ। हम अपने अंदर गए, होटल में घुस रहे थे। वो एक ही होटल है, ग्रैंड होटल, जिसमें 100 साल से लोग ठहर रहे हैं। नोबेल पीस लॉरिएट वहीं ठहरते हैं, ओस्लो में, उसी होटल में। नोबेल पीस सेंटर के पास ही है वो? दूरी पे है थोड़ी सी। अच्छा, तो बहुत दूर भी नहीं है, ओस्लो छोटा सा छोटी है। सी मैं जगह गया हूँ, है। मैं पीस सेंटर में भी गया हूँ। हम्म, ऊपर वो अंधेरा सा हाँ, कमरा है, उसमें सबके वो लगे हुए हैं, हाँ, मैंने वो आपका भी देखा। तो वो पीस सेंटर में तो मिलता नहीं है पीस प्राइज़, तो वो उधर सिटी हॉल मिलता में है, मिलता सिटी है, हॉल में सिटी हॉल मिलता में है। मिलता है। तो सिटी हॉल भी तभी का पुराना चला आ रहा हाँ। है, फर्नीचर भी वही चला आ रहा है, उसकी लीगेसी बना के रखते हैं वो लोग। तो सैकड़ों सैकड़ों लोग सर्दी के अंदर, खासकर जर्नलिस्ट, अब टेलीविज़न वाले और कैमरे वाले, दूर से खड़े हुए हैं हमारी गाड़ियों के फ़ोटो से लगा के, और पूरे रास्ते भर और होटल के चारों तरफ। और हमारे लिए उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये वो सब, ऊपर से हेलीकॉप्टर चल रहा है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो सब कुछ ऐसे ही था, अजीब सा। तो मेरी आदत भी नहीं है कि कोई मुझे ऐसी सुरक्षा में ले जाए, कुछ करे। तो होटल के बाहर में जो ही वो पोश में उतरे, मैं खड़ा हो गया उतर के, और सारे कैमरामैन लपक पड़े इधर से उधर से, दूर से लेकर, और पुलिस उनको भगाए जा रही, कमांडोज भगाए जा रहे, मुझे कमांडोज घेर रहे। मैंने कहा लोग हैं यार, मिल लेने दो, क्योंकि उसमें इंडियन भी बहुत थे। पत्रकारों के अलावा जो भारतीय लोग वहाँ रहते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। सरदार जी वगैरह तो पहचानने में आ रहे थे। तो हम अंदर चले गए। फिर कार्यक्रम जिस दिन हुआ, वो बड़ा बड़ा ग्रैंड्योर होता है वो। हमसे एक दिन पहले उन्होंने कह दिया था, ले जाके वहाँ दिखा के, कि आप यहाँ पर पुरस्कार लोगे और यहाँ आप इधर खड़े रहोगे कोने पे, और नीचे राष्ट्रपति, सॉरी, राजा और रानी और राजकुमार राजकुमारी सबसे पहले आएंगे आपको नमन करने के लिए, आपको नमस्ते करने के लिए। लेकिन आप झुकोगे नहीं और नीचे उतरोगे नहीं, क्योंकि आप ही हैं उस दिन सुप्रीम। और फिर प्रधानमंत्री आएंगे और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, वो आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ बैठे रहे। जब बैठे हम जाके पुरस्कार के दौरान, तो बहुत सारा जीवन के परिदृश्य याद आ रहे थे, बचपन, हमारे वो साथी जो संघर्ष में शहीद हुए, मेरे माता पिता, भाई वगैरह। तो माँ भी नहीं थी ये देखने के लिए, पिताजी तो और पहले चले गए थे। मेरे बड़े भाई सबसे बड़े थे, बहुत पिता की तरह ही थे, उनका स्वर्गवास भी दुर्भाग्य से पहले ही हो गया था। तो ये सब पारिवारिक चीज़ें भी आती रहीं मेरे मस्तिष्क में। लेकिन एक और जिम्मेवारी का एहसास गहरा हुआ कि एक नैतिक दायित्व और ज़्यादा शायद बढ़ गया, ये लग रहा था मुझे। और मेरे मुंह से, मेरे कर्मों से, मेरे विचारों से ऐसी कोई हिंसा ना हो जो नोबेल पुरस्कार को नीचा दिखाए, या उस परंपरा को जिसमें मार्टिन लूथर किंग और दलाई लामा और नेल्सन मंडेला ये सब रहे हैं। तो बहुत तरह के ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन गांधी जी का ख्याल सबसे ज़्यादा मुझे आया। मैं सोच रहा था कि इस कुर्सी पे गांधी जी बैठे होते तो कितना कितना महान काम होता। उनको ही नहीं मतलब, मिला। तो गांधी जी को तो क्या लाभ होना था, लेकिन पुरस्कार ही 1000 गुना बढ़ता। ज़्यादा मूल्यवान हो जाता। लेकिन वो नहीं हुआ जैसे भी जो हुआ। तो ये सब तरह की बातें मेरे मन में आ रही थी। लेकिन तब उस दौरान मुझे आदत नहीं थी कि मैं पढ़ के बोलूं। तो भले ही मेरे पास कागज़ थे, क्योंकि उन्होंने कहे थे कि आपको लिख के देना है। टाइम फिक्स किया होगा कि इतने मिनट हाँ, बोलना है। 20, 22, 25 मिनट जो भी है, 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में। तो टाइम भी रहना चाहिए था। लेकिन चूंकि नोबेल लॉरिएट्स के भाषणों पर बहुत रिसर्च चलता रहता, बाद में किताबें लिखते हैं लोग, रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लोग। तो हमने कहा कि ठीक है, लिख के भेजेंगे। लिख के दिया, लेकिन वहाँ वो खो गए कुछ कागज़ उसमें से बीच के। तो बहुत भाग दौड़ हो गई, सब कुछ हो गई। तो फिर वो भुवन, मेरा बेटा, वहाँ से, उसके पास एक संयोग से कॉपी थी, तो वो निकाली जल्दी से और उसने उनको दी, उन लोगों को, नोबेल कमेटी वालों को। वो कॉपी फिर ऊपर आई और हमने उसका कह दिया मैंने कि चलो आ गई है तो अच्छा ही हो गया। लेकिन मैं हंस रहा था। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि मैंने जानबूझ के ये नाटक किया है, क्योंकि जो बड़े बड़े सब दुनिया भर के पत्रकार, BBC, CNN के टॉप लोग आते हैं उस समय, तो उनको इस तरह की चीज़ का अंदाज़ नहीं था
कमेटी वाले भी कह रहे थे कि हमारे इतिहास में तो ये पहली बार हुआ है कि किसी लॉरिएट वो इतना लापरवाह है कि उसे यही चिंता नहीं है कि उसका स्पीच लिखा हुआ खो जाएगा। तो ये तो, और वो उन्होंने बताया कि किस तरह, नाम लेके कई लोगों के बताए, राष्ट्राध्यक्षों के, कि वो नर्वस होके सुबह से तैयारी कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कौन से कपड़ों में कौन सी तैयारी होगी। मेरे तो ऐसे ही जैसे कपड़े पहनता हूँ पहने हुए थे। तो तैयारी, तो बोले आप अगर तैयारी कर रहे होते तो फिर ये कागज़ कैसे खो जाता आपका। ऐसी अब दोस्ती हो गई बाद में उन लोगों से। लेकिन वहाँ जो बात मैंने अपने एक मूल संदेश के रूप में कही कि दुनिया में बाजार का, व्यापार का, डेटा का, जानकारी, सूचना, ज्ञान, विज्ञान, सबका वैश्वीकरण हुआ, पूंजी का वैश्वीकरण हुआ, और इसके अच्छे बुरे परिणाम सबने देखे। अब ये मौका है कि हम करुणा का भूमंडलीकरण करें। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। तो वो बहुत रेजोनेट किया, और इसके बाद फिर लोगों ने मुझसे पूछा कि करुणा के वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य। तो मैंने कहा कि करुणा का वैश्वीकरण तो होगा तो भाई भारत से ही होगा, हमारे यहाँ से होगा, क्योंकि इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारे इतिहास में, हमारे ऋषि काल में अनगिनत साल पुरानी, हमारे वेदों में। तो वो चलता रहा। लेकिन जब लोग पूछने लगे बाद में भी, तो फिर एक बड़ा फैसला हमने किया, कई नोबेल लॉरिएट्स, कई राष्ट्राध्यक्षों से जो हमारे दोस्त हैं या परिचित हैं या कुछ भूतपूर्व हैं, कि हम करुणा के भूमंडलीकरण के लिए एक विश्व आंदोलन खड़ा करें। तो पिछले साल हमने सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन लॉन्च किया, और एक साल के अंदर ही लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कई यूनिवर्सिटीज़, कई देश और यूनेस्को हमारे साथ इसमें शामिल हुआ। क्योंकि हमने ये बात रखी शुरू से ही कि हम उस करुणा की बात नहीं कर रहे हैं, उस करुणा की परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं जो 2500 साल पहले बुद्ध करते थे। उस समय की स्थितियाँ, उस समय की चुनौतियाँ अलग थीं, अवसर भी अलग थे, ज्ञान का स्तर भी अलग था। अब इसके बाद ईसा मसीह ने भी इस बात को कहा, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, अलग अलग तरीके से। तो हमने कहा जिस तरह सभ्यता इवॉल्व हुई है, उसी तरह परिभाषाओं को भी इवॉल्व होते रहने चाहिए। जब कोई समाज किसी एक परिभाषा पर टिक जाता है तो वो परिभाषा उसे बंधन की तरह बंधी रहती है। परिभाषाओं में इवोल्यूशन होते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बुनियादी तत्वों को खो जाए, बुनियादी तत्व वही रहें, लेकिन जो चुनौतियां हैं समाज की उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो कंपैशन या करुणा को सामान्यतः संवेदना, एक काइंडनेस, मर्सी, इन सबको एक ही थाली में रखते हैं सब लोग, हजारों साल से चला आ रहा है कि लविंग काइंडनेस, अलग अलग नाम है उनके। तो मैंने कहा कि मैं अपनी जीवन को देखता हूँ, मैं कभी किसी राजनीतिक उससे प्रेरित नहीं रहा, मुझे स्वर्ग में जाने का कोई ऐसा कोई इच्छा नहीं है, और मैं अकेला स्वर्ग में जाके क्या करूँगा, इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग पीछे रह जाएंगे और मैं अकेला खड़ा होकर स्वर्ग में नाच रहा हूँ, ये तो होगा नहीं, तो नहीं जाना भैया मुझे। तो मैं मजाक में कहता रहता हूँ कि मुझे अकेले नहीं जाना, आप लोग सब चलो तो चलो। तो खैर, तो अब क्या है, तो हमने कहा कि अब ये है कि मेरे पूरे जीवन का जो प्रेरक शक्ति रही है वो क्या है, वो करुणा है, जिसकी जड़ें एक गहरे आध्यात्म में भी हैं और हमारे शरीर और मस्तिष्क में भी हैं। तो वो करुणा क्या है, उसको हमने रीडिफाइन किया, रीलॉन्च किया, रीइन्वेगोरेट किया। तो करुणा की नई परिभाषा गढ़ी, 1-2 साल 3 साल मेहनत करके। कोई और शब्द मुझे उसके नज़दीक नहीं मिला, क्योंकि मेरे काम को अगर मैं करुणा का काम बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा। मैं ना कोई धर्म कर्म कर रहा, ना कोई ऐसी किसी को प्रसाद बांट रहा, ना कुछ और कर रहा है ऐसा। तो मैंने कहा कि करुणा, सबसे पहले तो ये मान लें कि करुणा एक सॉफ्ट इमोशन, कोई कोमल भाव नहीं है। करुणा कोई मानवीय मूल्य
भी नहीं है। अब ये बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि डिसरप्टिव जो अप्रोच है कि भाई हम अलग करेंगे इसको। तो हमने कहा करुणा, मेरे अपने अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वो लोग मान रहे हैं उसको, कि कौन सी चीज़ है मुझे जो बंदूकों के सामने मालिक लोगों ने बंदूक तान ली या हाथ पांव तोड़ दिए, पड़े हैं अस्पताल में, मेरा बेटा भी अस्पताल में पड़ा है और हमको नहीं विचलित किया, पैसे भी नहीं थे, भूखों मरने की नौबत भी आई, बच्चे के लिए दूध या फल के पैसे नहीं हुआ करते थे, छोटा बच्चा 1-2 साल का था। तो ये क्या चीज़ थी, मैं खुद सोचता रहता था। फिर और मैं ऐसा कोई आध्यात्मिक पुरुष या साधु तो हूँ नहीं हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगा ये करुणा की ताकत है। तो करुणा क्या है? जब दूसरी की तकलीफ को अपनी तकलीफ की तरह महसूस करने से एक शक्ति पैदा होती है, द फोर्स विच इज बॉर्न आउट ऑफ फीलिंग फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स एज योर ओन। अपनी तकलीफ की तरह दूसरी तकलीफ को महसूस करने से जो ताकत पैदा होती है, वो ताकत आपको सजग रहकर प्रेरित करती है। आप डूब नहीं जाते उसमें, सजग रहते हो, और वो प्रेरित करती है कि आप उस तकलीफ को दूर करने में सब कुछ लगा दें। सो अंग्रेजी में उसको सरल तरीके से कहें कि कंपैशन इज माइंडफुल एंड सेल्फलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। सजग और निस्वार्थ भाव से जब आप किसी भी समस्या का समाधान करते हो, वही करुणा है। वही करुणा है, ठीक बात है। तो उस करुणा को लेके हमने आंदोलन कर दिया। अब हम सरकार के साथ भी, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि बच्चों को करुणा पढ़ाइए। वो करुणा मत पढ़ाइए पुरानी वाली धर्म की तरह या ऐसी एक सामाजिक मानवीय मूल्य की तरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह पढ़ाइए कि निस्वार्थ भाव से माइंडफुल होकर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है आपके आसपास की, दूसरों की, तब हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो ये एक हमारा नया, लोग कहते हैं कि अब 70 साल की उम्र में आपने ये शुरू किया कैलाश जी। लेकिन नहीं, अब एक ईश्वर की प्रेरणा है। बट वो कहते हैं ना कि भाई उम्र तो बस एक संख्या है, उसका हाँ, क्या है। हाँ, बस ठीक बात ना, है। एज इज जस्ट ए नंबर। हाँ, तो बट मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे वो मलाला यूसुफजई वाला किस्सा बताइए कि जब आपने उसको अपनी बेटी कह दिया वहां पर, बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वाकया हुआ था। जी। तो मलाला के पिताजी और परिवार के लोगों से हम होटल में मिले। उनकी टीम 1 महीने से वहाँ सब चक्कर लगा रही थी, आ रही थी, जा रही हाँ, थी। क्योंकि वो तो ब्रिटेन हाँ, में रह रही थी। ब्रिटेन में रही थी, इसलिए आ गए थे वो लोग, आ रहे थे, जा रहे थे, कहाँ ठहरना है, कहाँ क्या करना है। उनके लोग भी थे, मीडिया वगैरह के भी उनके थे, पीछे तो पूरी सब कुछ। पूरा हाँ, बहुत सारे लोग ब्रिटिश लगे हुए सरकार थे भी ना। थी और ये था। हाँ। तो हम तो अपना जाके रुक गए, तो हमने उनसे मिलने का समय लिया और वो मिल गए। तो परिचय पहले भी एक बार मिल चुका था मैं थोड़ी देर के लिए, नीदरलैंड में कहीं। तो जिया साहब उनके उसके पिताजी हैं। तो हम लोग सब जब कार्यक्रम में गए, तो कार्यक्रम से एक दिन पहले इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो होती है उस बिल्डिंग में जहाँ आप गए थे, नोबेल पीस सेंटर। नोबेल पीस सेंटर में। तो पीस सेंटर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उससे पूछा, बच्ची से, तो उस समय वो 17 साढ़े 17 साल की थी। तो कानूनी तौर पर भी परिवार के लोगों ने ये कहा था कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पहले लिख के दोगे, 18 साल से पहले आप नहीं करोगे कुछ भी। तो उसको वो भी एक ठीक था, सुविधा की बात थी। तो उससे फिर भी आप तो इतने वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी हैं, तो जानते हैं कि नहीं मानता मन किसी का, तो किसी ने पूछ लिया पाकिस्तान के बारे में एक सवाल। पॉलिटिकल सवाल कोई नहीं थे हम दोनों से, लेकिन स्थानीय सवाल था कोई। तो मैं पाकिस्तान में बहुत जाता आता रहा, काम करता रहा बच्चों के लिए, वहाँ भी संगठन निर्माण करवाया पाकिस्तान में भी बहुत साल पहले। तो मुझे काफ़ी जानकारी थी समस्याओं के बारे में। तो उससे जब सवाल पूछा, एक जो लिखित में नहीं था या तैयार, वो तो तैयारी थी उसकी, तो लिखी हुई थी, तो पढ़ भी रही थी, कुछ याद करके बोल रही थी। अभी इस सवाल से वो थोड़ी घबरा गई, मेरे बगल में बैठी थी। तो मैं उसको भाप गया नर्वस होने को। इससे पहले कि कुछ और कोई कहता, मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, बोलते तो हम यही भाषाएं, उर्दू, हिंदी। तो मैंने कहा बेटा, अगर तुम कहो
तो इसका जवाब तुम्हारी तरफ से मैं दे दूं, परमिशन तो तुमसे लेनी पड़ेगी। तो बोली हाँ हाँ हाँ, बच्ची है बेचारी। तो मैंने कहा कि तुम अपने अब्बू से भी पूछ लो। तो उसने, वो थोड़ी शर्मा रही थी, तो मैंने कहा उससे, लोग देख रहे थे, वो तो सब टीवी वगैरह चल ही रहे थे। तो मैंने कहा जिया भाई, ये मैं इसको अपनी बेटी मान रहा हूँ और ये मुझे अब्बू कहने तैयार है। तो उसने भी कहा अब्बू, आप बोलिए अब्बू बोलिए। तो वो भी उससे उत्साह में बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के मैंने कहा कि मैं ये जवाब देता हूँ, और पाकिस्तान के संदर्भ में किसी को और भी कोई सवाल पूछना तो पूछ ले, बच्चों के, और तो नहीं, बच्चों के एजुकेशन। तो तब से आपका बेटा और अब्बू का रिश्ता बना हुआ है उसके साथ? नहीं, वो बना नहीं रहा। दुर्भाग्य रहा ये। मैं उसको पहले वो अब्बू कहती थी और मैं उसको बेटा कहता था। तो मलाला बेटी 1 आध साल तक चला ये। फिर अचानक वो मुझे यूनाइटेड नेशंस में मिल जाती है, क्योंकि हम किसी न किसी प्रोग्राम में बुलाए जाते हैं। तो दूसरे साल मिली तो उसने कहा अंकल। तो मैंने कहा यार तू तो अब्बू कह रही थी, अंकल कह रही। फिर भी मैंने बेटा ही कहा। फिर तीसरी बार, मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, कैसे चीज़ें होती हैं। उम्र भी उसकी बढ़ रही थी। तो फिर उसने बोला कैलाश जी। अब जो आखिरी बार मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई जब उसकी शादी हुई। यस कैलाश, कैसे हैं आप कैलाश? तो मैंने कहा बेटा, तेरी शादी हुई, तुझे मैं मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। तो पूरी तरीके से फिर वो उस कल्चर में जो है वो ढल गई है। वहाँ तो नाम लेके ही, ब्रिटिश कल्चर में या अमेरिकन कल्चर में, यूरोपियंस में वो नाम लेके बुलाते हैं वहाँ पे। लेकिन हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमने किसी को बेटा मान लिया तो बेटा ही रहेगा। तो कैलाश जी के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी होगी। हम पिछले काफ़ी 1.5 घंटे से ऊपर हो गया बातचीत करते हुए, और इस दिया सलाई के बहाने हम बात कर रहे थे। जो हमने बात की है कुछ भी नहीं है। दरअसल अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और प्रेरणा पाना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगा इस दिया सलाई को ज़रूर पढ़िए। राजकमल पेपरबैक से ये किताब आई है। ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा क्या, एक ऐसी प्रेरक कथा है जिसको हम सबको पढ़ना चाहिए। आखिरी फ्लैप पे जो कैलाश जी ने लिखा है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जब तक हाशिए के बाहर धकेल दिए गए लोग खुद शीर्षक नहीं बन जाते, तब तक कोई स्थायी न्यायपूर्ण व्यवस्था बन पाना संभव नहीं है। सदियों से गूंगे बना दिए गए मनुष्यों को जब भी आवाज मिलेगी, तो उस आवाज में बड़े से बड़े सत्ताधारियों के सिंहासन हिला देने का सामर्थ्य होगा। भले ही इसमें देर लगे, लेकिन एक ना एक दिन ये होना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए, हमसे बातचीत बहुत की। अच्छा लगा, और बहुत ही मित्रतापूर्ण भाव से बातचीत हुई, और मिलेंगे बहुत हम सारी जल्दी। चीजें हमने बोल ली, बात कर जी, ली। बहुत कुछ है। मैं फिर कहूँगा आपसे, एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा, आप निराश नहीं होंगे। अगले हफ्ते किताबनामा में फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।